आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा फैसला इससे न पहले सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुनाया, न उसके बाद से अभी तक कोई फिर से सुनाया। तो इकलौता मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फ़ैसला सुनाया, फिर उसने अपने ही फैसले को पलट दिया। ये फैसला 5 लोगों की ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। कहानी शुरू होती है 5 जून 2003, 5 जून 2003। मुंबई के करीब महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक के करीब एक अमरूद के बाग में एक रात 5 लोगों की लाशें मिलती हैं। 5 को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। 5 खून से लथपथ थे। 7 लोगों का ये परिवार था जो अमरूद के बाग के मालिक थे, और उनमें से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं। एक जो लोग मारे गए उनकी एक माँ बुजुर्ग और एक और बेटा। तो 2 लोग ही फैमिली में सर्वाइव कर पाए। 5 लोगों का कत्ल हो गया। इस कत्ल की खबर अगले दिन जब फैली, पूरे नासिक के आसपास लोगों में दहशत आ गई, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों का इस बेरहमी से कत्ल हुआ था। अब इसको लेके नासिक पुलिस पे भी ज़बरदस्त दबाव था कि 5-5 कत्ल कातिल को जल्दी पकड़ो। पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। सारी तफ्तीश की और कातिल तक नहीं पहुंची। इसके बाद अब चूँकि 2 विटनेस थे उस रात, 5 लोग मारे गए, 2 ही जिंदा बचे थे, एक बुजुर्ग लेडी और एक उसका बेटा। तो पुलिस ने उनसे सबसे पहले, क्योंकि ये चश्मदीद भी हो चुके थे अब, तो उनसे जब पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि 7 से 8 लोग रात को अमरूद के बाग में आए थे। उनके पास चाकू था, हंसिया था, डंडे थे, और चूँकि अमरूद के बाग में एक तरह से वो हट बनाकर ये लोग रह रहे थे। तो उसने बोला उस वक्त झोपड़ी में बिजली नहीं थी, अंधेरा था, और वो जो 7-8 लोग आए थे सभी हिंदी बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि मुंबई से आए हैं। और उन्होंने बैटरी से चलने वाला एक टेप रिकॉर्डर भी अपने साथ लाया था, जिसमें बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी गाने की। और इसके बाद उन लोगों ने एक एक करके घर के तमाम लोगों को बंधक बनाया। पहले करीब 6,500 रुपये और गहने, कैश 6,500 ही था, वो उन्होंने लूटे। उसके बाद वहीं बैठ कर उन लोगों को बंधक बनाकर शराब पी। शराब पीने के बाद एक एक कर परिवार के लोगों पे हमला किया, उसमें महिलाएं भी थीं। और फिर उन तमाम लोगों को मारने के बाद, बल्कि उनका ये भी इल्ज़ाम था कि उनमें से कुछ महिलाओं को 1-2 मारने के बाद उनके साथ रेप किया, और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि अंधेरा था, लेकिन जो 7-8 लोग आए थे उनकी उम्र देखने से लग रही थी कि 14-15 साल से लेकर करीब 45-48 साल तक के लोग थे। अब ये विटनेस का बयान था, दोनों जो बच गए थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। बाग में बिखरे हुए खून और ये सारी चीज़ें देखी, और उन्होंने वहाँ से हंसिया, डंडे, ये सब भी खून से लथपथ सने हुए बरामद किए। हाथ के निशान भी लिए। इसके बाद अब पुलिस ने लोकल गैंग के ऊपर ज़ीरो इन किया कि लोकल जो बदमाश क्रिमिनल हैं उन लोगों का काम हो सकता है जो लूटपाट करते हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोगों को उठाया, उनसे पूछताछ की, पता चला वो उस रात कहीं और थे, उन्हें छोड़ा, कुछ लोगों को पकड़ा। इसी तरह करते करते पुलिस ने बहुत सारे क्रिमिनल की, जिनको पुलिस को शक था कि उनका इस वारदात के पीछे हाथ हो सकता है, अपने कब्जे में लिया और उनकी तस्वीरें उतारी। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों की तस्वीर उस महिला को दिखाई, बुजुर्ग, और उनके बेटे को। उनमें से उन्होंने 4 तस्वीरों को देखकर पहचान लिया कि ये 4 वो थे जो उस रात वहां आए थे। पुलिस ने उन 4 को उठा लिया। कुछ दिन बीता, लेकिन फिर वो 4 आज़ाद हो गए, और उनका कोई पता नहीं कि वो 4 कौन थे, और विटनेस ने पहचाना, फिर भी उन्हें छोड़ दिया गया। बात आई गई हो गई। अब इसके बाद 3 हफ्ता बीत जाता है। 4 जो सस्पेक्ट थे, जिनको पहचान भी लिया था लेडी ने, उनको तो छोड़ दिया गया। करीब 3 हफ्ते बीत गए। 3 हफ्ते के बाद अचानक नासिक पुलिस करीब मौका वारदात से 300 किलोमीटर दूर जाती है एक गांव में, और वहां जाने के बाद वो कुल 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। नासिक से 300 किलोमीटर दूर एक गांव में। ये गांव शिंदे एक कास्ट हैं, उनकी बस्तियों का था। बहुत ही ये लोग आदिवासी जाति से ताल्लुक़ रखते थे, और उनका था। और ये जो बिरादरी है, इस बिरादरी के बारे में ये भी है कि आपको पता होगा, अंग्रेज़ों ने जब हमारे यहाँ राज किया तब बहुत सारी ऐसी जाति थी जिनको उन्होंने अपराधियों की श्रेणी में रख रखा था। उन जातियों को ही अपराधी घोषित कर रखा था, जैसे बावरिया हो गया या इसी तरह के गैंग। तो उसी में से ये जाति भी थी।
जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जिनको बाकायदा क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पर पेश किया गया था। तो जहां कत्ल हुआ 5, वहां से 300 किलोमीटर दूर पुलिस जाकर 6 लोगों को उठाती है। इन 6 के नाम थे अंबादास शिंदे, बापू अप्पा शिंदे, अंकुश मारुति शिंदे, राज्य अप्पा शिंदे, राजू महान शिंदे, सुरेश शिंदे। इसमें से सुरेश शिंदे था, उसके वक्त उसकी उम्र थी 17 साल और बाकी सब करीब 30, 35, 28 के बीच में थे, दरमियान में। तो पुलिस इन सबको पकड़ के लाती है और उसके बाद ऐलान करती है कि उसने ये जो 5 कत्ल हुआ था उस केस को सुलझा लिया है और उन 5 को ही पुलिस, बल्कि 6 लोगों को, इन 5 का कातिल ठहराती है। अब उसमें यह था कि एक नाबालिग था, 17 साल की उम्र थी, लेकिन पुलिस उसे भी जो है कहती है कि जिस तरीके का ब्रूटल क्राइम था उसको नाबालिग के तौर पे उसमें मुकदमा नहीं चलना चाहिए, बालिग के तौर पे चलना चाहिए, और यही हुआ। इसके बाद मामला लोअर कोर्ट में गया। निचली अदालत में जब ये मामला गया तो निचली अदालत ने जून 2006 में पुणे की जिला अदालत ने 6 के 6 लोगों को मौत की सज़ा सुना दी और इनमें वो लड़का भी था जो नाबालिग था जब ये क्राइम हुआ, लेकिन फिर भी पुणे की जिला अदालत ने इन 6 के 6 को मौत की सज़ा सुना दी। अब मौत की सज़ा के बाद इन लोगों ने इस फैसले की को चैलेंज दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में। जून 2006 में ये सज़ा सुनाई गई थी पहली बार। जून 2003 में ये इंसिडेंट हुआ था और ये पकड़े गए थे। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद 3 साल तक ये जेल में रहे। 3 साल के बाद 2006 में अदालत ने इन्हें मौत की सज़ा सुनाई। मार्च 2007 में ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को बदल दिया और कहा कि ये 5 जो 6 के 6 हैं दोषी तो हैं, लेकिन फांसी नहीं, इनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। बल्कि उनमें से 6 में से 5 को, जो छठा था उसको ये हुआ कि वाकई जब ये क्राइम हुआ था तब वो नाबालिग था, इसलिए उसको बरी कर दिया गया क्योंकि ऑलरेडी वो 3 साल के करीब जेल काट चुका था सज़ा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा, लेकिन अब फांसी से उम्र कैद में सज़ा तब्दील कर दी। इसके बाद ये मामला 2009 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। अब मतलब तीसरी और सबसे बड़ी अदालत है। अप्रैल 2009 में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को तो बरकरार रखती है कि ये 5 दोषी हैं, लेकिन उस फैसले को पलट देती है जिसमें फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये इतना हीनियस क्राइम है, एक ही परिवार के 5 लोगों को जिस तरह मारा गया, उसके लिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसके लिए इनको फांसी होनी ही चाहिए। तो 2009 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 को फांसी की सज़ा देने का फैसला किया और अब इसके बाद लगा कि इनकी फांसी तय है। इस दौरान में इनके वकील ने राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक दया याचिका दी, माफ़ी मांगने के लिए बात की, उम्र कैद में सज़ा तब्दील करने की बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2009 से 10 साल गुजर गए, 2019 आ गया। 2019 से पहले 2018 में इन लोगों ने जब 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसके फ़ौरन बाद ही एक तय मियाद के अंदर उसी सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, पुनर्विचार याचिका, जिसका मतलब ये होता है कि अदालत आप अपने फैसले पे एक बार दोबारा गौर करें, जो फैसला दिया उसको देखें, पलट सकते हैं तो। लेकिन वो पुनर्विचार याचिका का फैसला आते आते 10 साल हो जाता है। 2018 में अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट इस पुनर्विचार याचिका को मंजूर कर देती है, रिव्यू पिटीशन को, कि ठीक है, जो हमने आपको फांसी की सज़ा 2009 में सुनाई थी, हम उस पर दोबारा गौर करेंगे। अक्टूबर 2018 में इसको एक्सेप्ट करती है और इसके बाद मार्च 2019 की तारीख आती है। एक ऐतिहासिक तारीख, एक ऐतिहासिक फैसला। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन पे अपना फैसला सुनाती है और इन 5 के 5 लोगों को उनकी सज़ा फांसी से उम्र कैद नहीं बल्कि सीधे सीधे बरी कर देती है। यह आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मौका था जब किसी फांसी पाए हुए शख्स को, जिसकी फांसी की सज़ा खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई हो, अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हो मौत के मामले में। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 को फांसी की सज़ा सुनाई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को पलट दिया और कहा कि ये दोषी नहीं है, कातिल कोई और है। अब सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ। करीब 13 साल
इन 5 ने जेल में काटे। इन 13 सालों में इनकी ज़िंदगी पलट गई। इनमें से 2 के माँ बाप मर गए। एक जब गिरफ्तार हुआ था तब उसकी शादी ठीक 12 दिन पहले हुई थी और 12 दिन बाद ही ये इंसिडेंट हुआ और वो पकड़ा गया और जेल चला गया। जेल जाने के बाद एक दिन उसी 12 दिन के अंदर बाद में उसकी पत्नी पहली बार मिलने आती है और वो आखिरी मुलाकात थी, वो बताती भी नहीं और चली जाती है। और बाद में वो दूसरी शादी कर लेती है क्योंकि उसे मालूम था 5 लोगों का कत्ल हुआ है और ये अब जेल से तो कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं। उसकी शादी को सिर्फ 12 दिन हुए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर वालों का दबाव था तो उसकी बीवी उसे छोड़कर दूसरे शादी कर लेती है। 2 के माँ बाप मर जाते हैं। एक का एक जवान बेटा 12-13 साल का, चूँकि माँ घर का मुखिया सब जेल में है, घर चलाना मुश्किल, तो वो बचपन से ही काम करने लगा। ये लोग खेतों में मजदूरी करना, नाला साफ़ करना, ये सारे काम करते थे। और ऐसी एक जगह पे एक दिन नाले में सफाई के दौरान करंट, बिजली का तार गिरा और उसके बच्चे की मौत हो गई। तो सभी के घर की हालत ख़राब हो गई। जो भी था केस मुकदमे में सब बिक गया। ये लोग लगभग अब सड़कों पे या कहीं सरकारी इमारतों में खामोशी के साथ जाके अपना आशियाना बना लेते और इधर उधर ज़िंदगी गुजारते रहते। असल में ये सारे घुमंतू आदिवासी थे और घुमंतू आदिवासी जनजाति से इनका ताल्लुक़ था। और मिट्टी खोदना, कचरा उठाना, नालियाँ साफ़ करना, खेतों में दूसरे के काम करना, यही इनकी मजबूरी और मजदूरी थी। तो ये मामला 10 साल के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 को बरी किया। अब यहीं से एक बड़ा सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सवाल ये था कि आखिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा क्यों दी? इससे पहले हाई कोर्ट ने इनको दोषी कैसे माना? इससे पहले निचली अदालत ने 5 को मौत की सज़ा क्यों दी? और करीब मुकदमे के 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि अपने ही फैसले को पलट देना चाहिए? तो उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट के नज़र में ये बात आई पूरी, जब पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई तो उन्होंने कुछ केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मंगाए। उसमें शुरुआती कुछ पन्ने मिले कि पुलिस ने सबसे पहले नासिक में ही लोकल 4 लोगों को उठाया था और चश्मदीद लेडी ने उन 4 की शिनाख्त कर ली थी और उसके बाद वो 4 अचानक केस से गायब हो गए। पुलिस ने उनको केस डायरी से ही हटा दिया, उनका कहीं आगे जिक्र नहीं, उनका कहीं नाम नहीं आया और उसकी जगह पे 3 हफ्ते के बाद 6 नए चेहरे सामने ले आए गए। ऐसा क्यों? जो सारे जजमेंट देने से पहले कोर्ट ने दस्तावेज़ देखे वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहला ये था कि वो 4 अचानक केस से गायब कैसे हो गए, इसका मतलब है पुलिस ने इसमें खेल किया। दूसरा, उस लेडी ने जो इकलौती चश्मदीद थी अपने बेटे के साथ, उसने उन 4 तस्वीरों को पहचाना और शिनाख्त किया कि यही वो लोग थे। लेकिन 3 हफ्ते बाद जब उसी नासिक पुलिस ने 6 लोगों को 300 किलोमीटर दूर से पकड़ कर लाई तो उस लेडी ने फिर उन 6 के 6 को पहचान लिया। तो यहाँ सवाल ये था कि क्या उस लेडी पे दबाव डाला गया कि आप पहचानो, या फिर उसकी उम्र की वजह से पहचानने में धोखा खा गई? और अगर ये सारे सही थे तो पहले 4 वालों को जब उसने पहचाना तो वो क्या था, वो गलत था या सही था? तो इसलिए उसकी चश्मदीद इस गवाही को लेकर शक और सवाल उठे जिसका बेनिफिट मिलना ही मिलना था। तीसरा, लेडी और उसके बच्चे ने बयान दिया था कि ये जो 7-8 लोग उस रात आए थे वो सब हिंदी बोल रहे थे। अदालत ने पाया कि ये 6 के 6 इतने दूर दराज और पिछड़े इलाके से आ रहे थे। ये कभी नासिक गए ही नहीं ज़िंदगी में। इनका रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला इन्होंने नासिक देखा ही नहीं है। दूसरा, इनमें से किसी को हिंदी नहीं आती, ये एकदम शुद्ध मराठी बोलते हैं। तो अब वहाँ पे है कि चश्मदीद हिंदी बोल रहा था कि बॉम्बे से आए, इनका मुंबई छोड़िए, ये तो नासिक तक नहीं गए, पुणे तक नहीं गए, तो फिर ये उस वारदात की रात वहाँ कैसे हो सकते हैं? ये तो बातें हो गई कुछ, लेकिन ऐसे सबूत जिसको अपना कर ही नहीं सकते। पुलिस ने मौका वारदात से फिंगरप्रिंट्स उठाए, उनमें से एक भी फिंगरप्रिंट्स इन 6 के 6 लोगों में से किसी के साथ मैच नहीं किया। पुलिस ने मौका वारदात से खून के सैंपल उठाए, डीएनए किया, लेकिन कभी किसी अदालत में उस सैंपल और डीएनए को पेश ही नहीं किया, न निचली अदालत में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पुलिस की डायरी और सारी चीज़ें थी कि हमने क्या क्या चीज़ें कब्जे में ली हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आई कि ये ब्लड रिपोर्ट और फिंगर प्रिंट ये सारे लिए गए थे, जब उसे मंगाया गया तो पता चला कि ना फिंगर प्रिंट मैच किया ना ब्लड मैच किया। इसका मतलब है कि वो खून किसी और का था, कातिल कोई और था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद
ये साफ हो गया था कि उन 5 लोगों का असली कातिल कोई और था। और पुलिस ने दबाव की वजह से, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि पुलिस के ऊपर इस केस को लेके दबाव इतना था कि उन्हें किसी न किसी को फंसाना था, और इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों को उठाया जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। गरीब गुरबा लोग थे, पिछड़े थे, इनकी कोई बात भी नहीं सुनता, इनके लिए कोई इंसाफ के लिए आगे भी नहीं आता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि अदालत ने उन्हें दोषी मानने की ज़बरदस्त भूल की, और इस मामले में ना तो ईमानदारी से जांच हुई और ना ही निष्पक्षता से मुकदमा चलाया गया, यानी फेयर ट्रायल हुआ। 75 पन्ने के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पुलिस और अपने समेत तमाम अदालतों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गलती से इन 5 लोगों को फांसी हो जाती तो यह अदालत के ऊपर एक धब्बा होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे कोई सबूत और चीज़ें थी नहीं, उसके बावजूद किसी भी अदालत ने उसको नोटिस नहीं किया। एक कत्ल के मामले में फांसी देने के लिए, सजाए मौत देने के लिए आपको हर पहलू को देखना पड़ता है। यहाँ बेसिक चीज़ थी सीन ऑफ क्राइम में कि फिंगरप्रिंट्स है तो फिंगरप्रिंट्स मैच किया कि नहीं किया, ब्लड सैंपल आपने उठाया, ब्लड सैंपल मैच किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें मैच नहीं किए गए। इसके अलावा कभी भी वो कपड़े बरामद नहीं हुए जो उस रात कातिल ने पहने थे, इन 6 के साथ भी वो बरामद नहीं हुआ। तो जब उंगलियों के निशान नहीं है ना हथियार में, खून की बूंदें इनकी नहीं है, और ये सारे टेस्ट हो चुकी है, और पुलिस ने जानबूझकर अदालत तक ये सारे दस्तावेज पहुंचाए नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे पहुंचते ही केस कमज़ोर होगा। जो ब्लड ग्रुप, जो डीएनए हुआ है, वो भी रिपोर्ट मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए उनके खिलाफ जाएगा। और इसीलिए पुलिस ने इन सारी चीज़ों को अदालतों से दूर रखा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों पर भी, निचली अदालत, हाई कोर्ट और ख़ुद अपने ऊपर भी उंगली उठाई कि निचली अदालत ने इन ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, हाई कोर्ट ने नज़रअंदाज किया, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में इन लोगों को सज़ाए मौत दी। अगर इन लोगों को मौत हो जाती तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा होता इस देश के जुडिशल सिस्टम पर, अदालत पर, और इसीलिए अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करीब 13 साल तक जेल में रहने के बाद, 3 बार फांसी की सज़ा पाने के बाद, निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में एक बार उम्र कैद, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया। लेकिन इनकी ज़िंदगी यहीं पे नहीं ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि इन लोगों को बरी करने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार इन सभी को करीब 5 लाख रुपए हर एक को मुआवजा दे, और क्योंकि इन्होंने जो जेल में काम किए उसके पैसे भी बनते हैं, तो 5,000 रुपये इन सबको मुआवजा दिया जाए, जिससे इनकी ज़िंदगी गुजर बसर ठीक से हो सके। हालांकि अदालत के इस आदेश के बाद बहुत दिनों तक इन्हें पैसे भी नहीं मिले। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार इन लोगों को वापस गृहस्थी बसाने, इनकी जीविका शुरू करने, नौकरी दिलाने में मदद करे। लेकिन इन सब की कहानी ये कि जब ये घर लौट कर गए तो पूरा घर उजड़ चुका था, परिवार बिखर चुका था, कई लोगों की मौत हो चुकी थी, एक की पत्नी छोड़ के जा चुकी थी, मुकदमे में और बाकी चीज़ों में इनके पैसे ख़त्म हो गए। गरीब इतना परिवार की जेल मिलने के लिए परिवार के लोग जब जाते तो टिकट ख़रीदने के लिए ट्रेन के पैसे नहीं होते, और कई बार उनको टीटी ट्रेन में पकड़ के कहीं पे भी उतार देता। कुछ अच्छे भले टीटी होते तो खैर वो जब वो कहानी बताती तो उनको जाने देता। तो कुल मिला के पूरी ज़िंदगी तितर बितर हो गई। 13 साल ने न सिर्फ इन 5 लोग, और दूसरी बात यह कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सज़ा इनकी बरकरार रही 2009 तक, तो हर दिन इन्हें यही डर था कि बस अगली दिन हो सकता है कभी भी फांसी का परवाना आ जाए और हम फांसी पे टंग जाए, और इसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ने लगी। कई बीमारियों से जूझ रहे थे ये लोग, इस दहशत में मौत की और बाकी चीज़ें। अब बाहर आए हैं तो ज़िंदगी जीने का सहारा नहीं है। देखिए, उम्मीद यही कि कुछ लोग आगे आए, इन लोगों की मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की भी बात की है, शायद अब तक मिल भी चुका हो, मैं एक बार और चेक करूँगा, और इनको बसाने की भी बात की है, तो वापस शायद इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाए। लेकिन वो 13 साल दुनिया की कोई भी अदालत इन्हें वापस नहीं दे सकती। तो अफसोस की बात यह है कि कई बार छोटी छोटी गलतियाँ और ख़ास तौर पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की नाकामी और उनके निकम्मेपन की वजह से, या केस को भटकाने की वजह से, या केस को जल्द सुलझाने की वजह से आम और बेगुनाह लोग इस तरह से सज़ा पाते हैं। बात 30 जून की है। 30 जून को दिल्ली के मोहन नगर इलाके में एक 75 साल की महिला रहती थी, कविता। उनके बेटा और बहू
किसी की डेथ हो गई थी फैमिली में, तो वो दोनों चले गए थे दिल्ली से बाहर हरियाणा। घर में अपनी बुज़ुर्ग माँ को छोड़ गए थे, 75 साल की, नाम कविता था। इसके बाद बेटा और बहू 3 तारीख को घर लौटते हैं दिल्ली। जब वो घर लौटते हैं तो बड़े हैरान होते हैं, देखते हैं कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन वो ताला उनका नहीं था, क्योंकि बेटा और बहू वही रहते थे। जब भी ये लोग तीनों बाहर जाते तो वो अपना ताला लगा कर जाते थे, वो ताला नया था। अब उन्हें बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद किसी तरह वो ताले को तोड़ते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं माँ है नहीं। पड़ोसियों से पूछते हैं, इधर उधर पूछते हैं, कहीं माँ का सुराग नहीं मिलता। परेशान होकर बेटा जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देता है गुमशुदगी की। पुलिस आती है, पड़ोसियों से, तमाम लोगों से बात करती है, ये भी पता करती है कि उनकी तबीयत कैसी थी, बाकी चीज़ें सब कुछ ठीक। घर में कोई लूटपाट हुई तो बेटे ने सारी, बहू ने तलाशी ली, घर में कोई ऐसी चीज़ गायब नहीं, सब जगह अपनी, सभी चीज़ें अपनी जगह थी। तो अब सवाल ये था कि वो बुज़ुर्ग महिला गायब कहाँ हो गई। पुलिस ये सारी चीज़ें तफ्तीश कर रही थी और कुछ ऐसा सुराग मिला नहीं। तभी अचानक उस घर में मौजूद एक सिपाही की नज़र उसी घर में रखे एक फ्रिज पर पड़ती है। वाइट कलर का ये फ्रिज, सफ़ेद रंग का, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो किसी को चौंकाए। लेकिन वो करीब से जाकर देखता है तो उस फ्रिज के ऊपर खून की बूंदें, तब बूंद भी पूरा नहीं कहेंगे, बहुत मामूली सी, एक तरह से छींटे जो थे, 2-3 स्पॉट थे। उसने बहुत करीब से देखा, अपने सीनियर अफसरों को बुलाया, बोला कि मेरी नज़र और तजुर्बा ये कहता है कि ये ब्लड है। और वो सूख चुका था और चिपक चुका था। सीनियर पुलिस वाले आते हैं, वो देखते हैं और वो भी पहचान जाते हैं पहली नज़र में कि ये खून के ही छींटे हैं। अब पुलिस और वहाँ पे मौजूद लोगों को एक अनजाना सा खौफ आता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। बेटे और बहू भी घबरा जाते हैं जब पुलिस वाले बताते हैं कि ये फ्रिज पे खून का निशान है, क्या पहले से था? वो बताते हैं पहले बिल्कुल नहीं था। और बाकी पूरा घर नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, कोई कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन फिर अचानक एक घर के सामने से मिला हुआ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को चौंका देता है। उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस देखती है कि सुबह 6:45 पर 1 जुलाई, 1 जुलाई की सुबह 6:45 पर इन्हीं बुजुर्ग महिला के घर से 3 लोग निकल रहे हैं, बल्कि 2 लोग निकल रहे हैं और एक बाहर खड़ा हुआ है। एक मेल है और एक फीमेल, और उनके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग हैं, और जो देखने में वजनी लग रहा है क्योंकि उस बैग को वो घसीट रहे हैं। घसीटने के बाद वो उसे रिक्शे पे रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनमें से मेल फिर वापस आता है, घर के अंदर जाता है और फिर एक बैग लेकर निकलता है, और फिर उसे घसीटते हुए बाहर आता है, रिक्शे पर रखता है और निकल जाता है। अब ये भारी बैग 1 जुलाई की सुबह उसी घर से लेकर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस को मामला गड़बड़ नज़र आता है। अब इसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। पहले तो वो मेल और फीमेल कौन, अब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि 1 तारीख से ही उसी मोहल्ले में रहने वाला एक पति पत्नी अनिल मौर्य और उसकी पत्नी कामिनी, ये दोनों गायब हैं। अब पुलिस को लगता है कि ये कैसा इत्तेफाक है, 1 तारीख की सुबह ही ये सीसीटीवी फुटेज में बैग लेकर जाते हुए एक महिला और पुरुष हैं, और एक महिला और पुरुष उसी मोहल्ले में रहने वाले, और दोनों गायब हैं। पुलिस को कुछ दाल में काला नज़र आता है। इस दौरान में पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही थी, तभी एक ऑटो वाला मिलता है। वो ऑटो वाला बताता है कि 1 तारीख की सुबह 6:45 पर उसके पास फ़ोन आया था अनिल मौर्य नाम के एक शख्स का। वो पहले से जानता है क्योंकि पहले भी कई बार उनका काम कर चुका है। और उन्होंने कहा कि कुछ चिकन है, उसको लेकर जाना है, तो तुम ऑटो लेकर आ जाओ। अनिल मौर्य दरअसल में एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था, शादियाँ, पार्टियाँ, तो ये खाने पीने की चीज़ें कई बार वो अपने घर पे मंगाता था और फिर ले जाता था, चाहे सब्जियाँ या चिकन। तो ऑटो वाले ने कहा ठीक है, और उस बैग में वो ऑटो वाले के अंदर वो ले जाकर रखता है वो बैग, और बताता है कि इसमें चिकन है। इसके बाद ऑटो को वो ले जाता है और नजफगढ़ के पास एक सुनसान जगह पे ऑटो से उतर जाता है, बैग उतार लेता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से हमारी गाड़ी आ रही है जो अपनी इवेंट की है कंपनी की, और यहाँ से हम आगे जाएंगे, तुम जाओ। तो उसको पैसा दे देता और वो चला जाता है। ये ऑटो वालों का बयान था। अब पुलिस को डाउट होता है।
अब पुलिस उन दोनों को ढूंढती है, अनिल और कामनी पति पत्नी को। पता चलता है कि इनका लोकेशन उत्तराखंड में रानीखेत में है। दिल्ली पुलिस की एक टीम फ़ौरन रानीखेत रवाना हो जाती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तब तक वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद फिर से उनके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है, इधर उधर तलाशी होती है। फिर पता चलता है दोनों बरेली में हैं। इसके बाद पुलिस की टीम यूपी बरेली पहुंचती है और इत्तेफाक से मुखबिर और मोबाइल सर्विलांस के ज़रिए दोनों पति पत्नी पुलिस के हाथ लग जाते हैं। अब अनिल मौर्य और कामनी को लेकर पुलिस दिल्ली वापस आती है, उनसे पूछताछ होती है। दोनों शुरुआत में मना कर देते हैं कि हम तो काम था और इसलिए गए थे। पुलिस पूछती है कि 1 तारीख की ये सीसीटीवी फुटेज और 1 को ही आप गायब, तो सारे अपने तर्क दे रहा था। लेकिन फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया और बताया कि आप ही दोनों हो और हमारे पास सारे सबूत हैं। इसके बाद पत्नी टूट जाती है पहले, और वो कहती है मैंने इनसे मना किया था कि मत मारो, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। पत्नी के कबूलनामे के साथ ही फिर पति के पास कोई चारा नहीं था, फिर वो भी ज़ुबान खोलता है और पूरी कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि अनिल मौर्य एक इवेंट मैनेजमेंट में काम करता था। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के रोज़गार पे असर पड़ा, उस पर भी पड़ा। उसने कुछ लोगों से उधार लेकर अपनी जो उसका धंधा था इवेंट मैनेजमेंट का, उसको चलाने की कोशिश की। और इसी उधार के चक्कर में 1.5 लाख रुपए उसने इन बुज़ुर्ग महिला से, यानी कि कविता जी से 1.5 लाख रुपए लिए और उससे कहा था उनसे कि एक तय वक्त के अंदर वो लौटा देगा। लेकिन वो तय वक्त बीत गया, पैसे लौटाए नहीं। इधर ये बुज़ुर्ग महिला लगातार उससे तकाजा कर रही थी पैसे की, वो दे नहीं रहा था। हर दूसरे तीसरे दिन बात होती। अनिल मौर्य इसको लेके बड़ा एक तरह से गुस्से में आ गया कि डेली वो तकाजा कर रही हैं और उसके पास पैसे नहीं कि वो लौटाए। इसी दौरान में उसे पता चला कि 30 जुलाई को कविता के बेटा और बहू दोनों एक फैमिली में डेथ हो गई, हरियाणा जा रहे हैं। तो ये घर पहुंचा और पति पत्नी दोनों गए। उसने जाके फिर कविता ने उससे तकाजा किया कि मेरे पैसे लौटा दो। कुछ उन्होंने ऐसी बात की, इसे गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो इसने कविता को धक्का दे दिया। धक्का दिया तो वो गिर गई। अब यहाँ पे गिरी तो उनको चोट लगी सर पे। अब कायदे से हॉस्पिटल ले जाता या बाकी चीज़ें करता, लेकिन फिर गुस्सा इतना था कि उसने उस गिरी हुई बुज़ुर्ग महिला जो फर्श पे गिर गई थी, उनका गला दबाना शुरू कर दिया। कामनी, अनिल मौर्य की पत्नी, का कहना है कि वो अपने पति को रोक रही थी कि मत मारो, पैसे लौटा देंगे, पर इतना गुस्सा में था वो कि जब तक वो अपनी पत्नी की बात सुनता या पत्नी उसे रोक पाती, वक्त बीत चुका था। गला दबाने से कविता जी की मौत हो चुकी थी। अब जब मौत हो गई तो दोनों घबरा गए। अब यहाँ पे पुलिस के जो बयान दिए दोनों में, उसके मुताबिक कि अब करें क्या करें। अच्छा, उन्हें ये भी पता है घर में कोई है नहीं, तो उन्होंने घर के दरवाजे बंद किए, घर के अंदर तलाशी ली तो उन्हें बैग मिला। बैग देखते हुए उन्हें दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि कई बार उन्होंने फिल्मों में, सीरियल में, अखबारों में पढ़ा था, देखा था लाश कैसे ठिकाने लगाते हैं। फिर वो रसोई में गए, किचन में, वहाँ से उन्होंने चाकू उठाया। इसके बाद लाश के टुकड़े किए और टुकड़ों को 3 अलग अलग बैगों में डाला। पूरे फर्श को, वॉशरूम को, बाथरूम को, सबको धोया, साफ़ किया। इसी दौरान में ये सारा काम करते हुए उन्हें प्यास लगी, फ्रिज से निकाल कर पानी पिया, क्योंकि गर्मी का वक्त है। और उसी फ्रिज से पानी पीने के दौरान कुछ खून की बूंद की छींटें फ्रिज के दरवाजे पर रह गई। अब उन्होंने बाकी चीज़ें तो साफ़ कर दी, फ्रिज के उस दरवाजे को नहीं देखा और वो धब्बा छोड़ गया। इसके बाद ये लोग रात को अपने घर लौट आते हैं। आने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ये उठते हैं, 6:45 के करीब घर में जाते हैं। पहले से ही बैग में, 3 बैग में सारी लाशें उन्होंने पैक कर रखी थी। उसके बाद वहाँ से एक रिक्शे पे बैग रखते हैं। ऑटो वाले को फ़ोन कर दिया था, ऑटो वाला गली के दूसरी तरफ मिलता है और वो बताते हैं कि वो काम पे जा रहा है और चिकन है इसमें बैग में। और उसके बाद वो वहाँ से ले जाकर नजफगढ़ के करीब एक सुनसान जगह पे ऑटो वाले को रोक देता है। कहता है हमारी गाड़ी आ रही है कंपनी की, अब तुम जाओ, पैसे देता। ऑटो वाला चला जाता है। लेकिन ये उसके जाते ही जिस जगह रुके थे वहाँ सन्नाटा था और पीछे नाला, तीनों बैग को नाले में फेंक देते हैं और फिर वहाँ से घर आते हैं। घर आने के बाद अपना सामान पैक करते हैं और 1 जुलाई को ही दोनों मियाँ बीवी दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड पहुँच जाते हैं। खून के कुछ छींटे और सीसीटीवी फुटेज, ये 2 ऐसी चीज़ें थी जिसने पुलिस को कातिल तक पहुंचाया। लेकिन पहला सबूत वो खून के छींटे थे जो फ्रिज के दरवाजे पर थे। अगर वो पुलिस की नज़र न पड़ती
तो शायद पुलिस ये कि बुज़ुर्ग महिला हैं कहीं चली गई होंगी, याददाश्त नहीं होगी, वक्त बीतता जाता, और जितना ऐसे केसेस में वक्त बीतता है सबूत और बाकी चीज़ें बेकार होती जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वाले की पारखी नज़र फ्रिज पर पड़ी और खून के बूंदों ने पुलिस को एक्टिव किया और सीसीटीवी फुटेज ने बाकी का काम किया और इस तरह से एक केस सॉल्व हुआ। तो आज की कहानी में इतना ही। यूपी में चुनाव होने जा रहे थे, एन चुनाव से पहले की ये कहानी है 2002 की। लखनऊ में एक ट्रांस गोमती इलाका है डॉलीगंज के करीब। उसी इलाके में एक बिजनेसमैन रहते थे और ये काफ़ी एक घनी आबादी वाला इलाका है। गोपाल अग्रवाल, अच्छा खासा उनका अपना बिजनेस था। उनके 2 बच्चे थे छोटे और दोनों अब स्कूल जाने लायक हो गए थे। एक बेटा था आयुष जिसकी उम्र थी करीब 7 साल, एक बेटी थी मानसी जिसकी उम्र थी करीब 5 साल। तो 7 साल का बेटा और 5 साल की मानसी, इन दोनों का कुछ वक्त पहले ही इन्होंने वहीं उस इलाके से थोड़ी दूर पे एक अच्छा खासा स्कूल था, टाउन हॉल पब्लिक स्कूल, वहाँ पे इन्होंने अपने दोनों बच्चों के एडमिशन करा दिए। तो अब आयुष और मानसी दोनों स्कूल में दाखला ले चुके थे। अक्सर ये होता है, दिल्ली में भी है, बाकी शहरों में भी शायद यही हाल होगा कि स्कूल में 2 चीज़ें होती हैं। एक स्कूल का बस होता है और दूसरा ये होता है कि ट्रांसपोर्ट आप अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए अपनी खुद का इंतज़ाम करें। तो जूनियर लेवल पे बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप ही बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं या फिर ले आते हैं। आसपास स्कूल हो तो रिक्शे से और इससे भी आप जाकर ले आते हैं, या फिर प्राइवेट वैन और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आप ले आते हैं। तो इन दोनों बच्चों को जब वहाँ पे दाखला दिलाया गया तो इनका घर स्कूल से हालांकि कुछ दूरी पर था लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था। तो जो गोपाल अग्रवाल थे उन्होंने एक रिक्शा परमानेंट इन बच्चों के लिए कर दिया कि वो सुबह रिक्शा वाला आएगा और बच्चों को ले जाएगा और फिर दोपहर छुट्टी होने के बाद छोड़ देगा। तो आमतौर पर ये जो सारे रिक्शे और इन सारी चीज़ों का धंधा होता है, ये एक ऑर्गेनाइज तरह का बिजनेस है और इसमें कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे रिक्शे होते हैं, फिर वो किराए पे दे देते हैं, वो चलाते हैं। तो जब दाखला हो गया तो गोपाल अग्रवाल ने एक ऐसे ही ठेकेदार से बात की और उनसे कहा कि हमारे दोनों बच्चों को अब स्कूल जाना है, सुबह ये वक्त है और दोपहर को लेकर आना है। बात हो गई, एक रिक्शे वाले को डिप्यूट कर दिया गया और वो अपना सुबह वक्त पे आता और आयुष और मानसी को घर से स्कूल छोड़ देता। सिलसिला चलता रहा। 14 फेब 2002 वैलेंटाइन डे, उस दिन सुबह अपने वक्त के हिसाब से दोनों बच्चे तैयार हुए, बाहर रिक्शा आया, दोनों बच्चे बैठे और चले गए। उनके जाने के करीब 5 से 10 मिनट के बाद फिर एक रिक्शे वाला घर में आवाज़ देता है और आयुष और मानसी को आवाज़ देता है। इसी नाम से दोनों बच्चे बाहर आ जाते थे, कभी माँ या कभी बाप भी बाहर आ जाते थे। तब ये सुनकर जो गोपाल अग्रवाल हैं, आयुष और मानसी के पिता, वो घर से बाहर निकलते हैं। अब वो देखते हैं कि उनका रिक्शा वाला यहाँ खड़ा हुआ है। वो कहता है बच्चे कहाँ? उन्होंने कहा कि अभी तो रिक्शा आया और वो दोनों चले गए। तो उसने कहा पर मैं तो अभी आ रहा हूँ। फिर वो किसके रिक्शे में गए? अब ये सुनकर रिक्शा वाला भी घबराता है। रिक्शे वाले का नाम था अखलाक और अग्रवाल साहब भी घबराते हैं कि आखिर जो बच्चे को लगातार इतने महीनों से ले जा रहा है वो तो यहाँ खड़ा है, तो फिर कौन है जिसके रिक्शे में दोनों बच्चे चले गए? फिर उन्हें लगा पता नहीं कोई जान पहचान होगा, कोई दोस्त होगा। तो खैर ये भागते हुए स्कूल पहुँचते हैं। जब स्कूल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि बच्चे तो पहुँचे नहीं। अब अग्रवाल साहब परेशान, इधर उधर दोस्तों से पूछते हैं, बाकी रिश्तेदारों से पूछते हैं। मोबाइल उस वक्त तक लगभग आ चुका था, लेकिन अगले 1-2 घंटे तक बच्चों का पता नहीं चलता है। स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बताती है कि दोनों बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल ही नहीं हुए। अब फिर ये लगा कि कहीं किसी के साथ बंक मार के स्कूल से भाग ना गए इधर उधर, लेकिन इतनी कम उम्र 7 साल और 5 साल के करीब, 5 साल भी पूरी नहीं थी मानसी की, 4.5 के आसपास। तो उन्हें चिंता होती है, लेकिन वो अपने तरफ से आमतौर पर यही होता है कि जो कोई बच्चा मिसिंग होता है तो माँ बाप और रिश्तेदार पहले आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में इधर उधर ढूंढते हैं कि कहीं इधर उधर तो नहीं है, भटक तो नहीं गया, किसी के पास तो नहीं चला गया। तो इन सारी चीज़ों में दोपहर हो जाती है। दोपहर तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, स्कूल बंद हो जाता है, सारे बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन आयुष और मानसी अपने घर नहीं पहुंचते। अब गोपाल अग्रवाल और उनके परिवार वालों को तनाव होने लगता है। इसके बाद ये दोनों हसनगंज पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं बाकी रिश्तेदारों को लेकर। इस दौरान में मोहल्ले के लोगों को भी पता चल गया कि अग्रवाल साहब के दोनों जो मासूम बच्चे हैं छोटी उम्र के, ये गायब है।
हसनगंज पुलिस स्टेशन जाते हैं, दोनों रिपोर्ट लिखाते हैं। बात 2002 की है, लगभग 19 साल पहले। आमतौर पर जब इस तरह की कोई रिपोर्ट लेकर पुलिस के पास पहुंचता तो पुलिस का रवैया बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत गंभीर और सीरियस है, उन्हें लगता है ठीक है। तो इसी तरीके से गोपाल अग्रवाल जब पहुंच के बताते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, सुबह स्कूल गए, स्कूल पहुंचे नहीं, घर लौटे नहीं, तो पुलिस वाला कहता है किसी के साथ चले गए होंगे, किसी की स्कूल की छुट्टी मार ली होगी, इधर उधर, आप परेशान ना हो, फिर भी आप रिपोर्ट लिख के दो। फिर वो पूरी रिपोर्ट लिखते हैं, देते हैं, कहता है ठीक है हम ढूंढेंगे, आप भी ढूंढो। वो चले जाते हैं इधर उधर, फिर माँ बाप परेशान भटक रहे हैं। कुछ देर के बाद हार कर फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब पुलिस वाला तब दोबारा कहता है कि अच्छा हम ऐसे कैसे ढूंढेंगे, आप फोटो वोटो तो दो, जो कि पहले मांग लेना चाहिए था। इसके बाद वो तस्वीर लेकर जाते हैं, तस्वीर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने आपको सब कुछ बता दिया, कम से कम अलर्ट तो कर दीजिए, आप मैसेज तो कन्वे कर दीजिए शहर में, बाकी पुलिस थानों में, और ये कि कोई बच्चा देखे तो फौरन खबर करे। लेकिन पुलिस का रवैया यही था कि बच्चे गए हैं, आ जाएंगे, फिक्र करने की बात नहीं है। माँ बाप परेशान, तीसरा चक्कर भी थाने का लगा दिया। उन्होंने कहा पता तो कीजिए। इस दौरान में ये फिर पुलिस ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कौन कैसा रिक्शा वाला। तो पता चला कि जो अखलाक था, ये 4 महीने पहले ही गोपाल अग्रवाल के दोनों बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए तैनात किया गया था। और इसकी वजह यह थी कि इससे पहले, अखलाक से पहले, एक दूसरा शख्स था जिसका नाम था लंबू। लंबू ही जो है किशोर उर्फ लंबू। तो किशोर और लंबू जो है उर्फ, ये आयुष और मानसी को स्कूल छोड़ा करता था, लेकिन वो चला गया 4 महीने पहले, उसकी जगह पर अखलाक को भेज दिया गया। अब अखलाक लगातार साथ साथ है घर वालों के, पुलिस स्टेशन भी जा रहा है वो भी, और उसको ये भी है एक तरह से गिल्ट भी फील हो रहा है कि मैं शायद थोड़ा लेट आया और इस वजह से बच्चे दूसरे रिक्शे में बैठ के चले गए और गायब हो गए। तो अब जब पुलिस को पता चला तो फिर ये हुआ कि भाई इसका पता करो, किशोर उर्फ लंबू कहाँ रहता है। तो पता चला कि एक रैथा गांव है, उसी लखनऊ के बिल्कुल ही करीब, वो वहाँ का रहने वाला है। अब पुलिस टीम ने ये कहा हसनगंज के कि चलो 2 सिपाही को भेज दो, जाओ पता करो किशोर कहाँ है। पुलिस की टीम गांव पहुंचती है, वहाँ गांव वालों से पूछती है, बोलता हाँ जी यहाँ पे रहता है, ये जो नाम है इसका किशोर उर्फ लंबू। फिर ये भी बताता कि कई बार स्कूली बच्चों को भी लेकर आता रिक्शे पे। फिर पूछा जाता आज देखा, तो उसने कहा नहीं अभी तो नहीं देखा, लेकिन एक बच्चा बताता है कि आज भी उसको हमने इसी गाँव में 2 बच्चों के साथ देखा। पुलिस गाँव वाले से पूछताछ करती है और उसके बाद जब गाँव वाले कहते हैं नहीं आज वो है नहीं इधर, तो बिना लंबू के घर जाए हुए उसके घर में उसको देखने की बजाय पुलिस गांव से वापस थाने लौट आती है और रिपोर्ट देती है कि गांव में लोगों ने कहा है कि लंबू यहीं रहता है, लेकिन आज देखा नहीं गया, तो वो कहीं गया हुआ है। अब इस दौरान में घर वाले परेशान मारे मारे फिर रहे हैं। शाम हो चुकी थी, अब रात होने वाली है। इसके बाद फिर गांव के लोग जो है धीरे धीरे, जो अग्रवाल साहब के मोहल्ले के लोग थे, अब उन सभी को पता चला, वो अब थाने की तरफ बढ़ जाते हैं। अब करीब शाम होते होते 40 से 50 लोग हसनगंज थाने के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पुलिस काम अपना ईमानदारी से नहीं कर रही। जब लोगों की भीड़ आती है तो पुलिस के फिर लगता है कि नहीं ये मामला कहीं उल्टा ना हो जाए। फिर रात को कहा जाता है, उनके माँ बाप कहते हैं कि जब पुलिस गई, पूरे गांव से पूछताछ हुई, तो उस घर के अंदर क्यों नहीं गई जिस घर में लंबू रहता है। इसके बाद अब इंस्पेक्टर साहब को लगा तो उन्होंने फिर 2 सिपाही को भेजा, बोला जाओ पता करो। अब इस बार भी ये टीम जाती है, फिर पूछताछ करती है, लेकिन बिना गांव में उसके घर में दबिश डाले, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि लंबू यहाँ है नहीं, और वो चली आती है। अब घर वालों के सब्र का पैमाना छलकता जा रहा था। इस दौरान यहाँ तक क्या कि गोपाल अग्रवाल के अपने रिश्तेदारों ने खुद कहा कि हम जाते हैं गाँव में, और वो गाँव पहुँचे और रात को उन्होंने जाकर अपने आप वहाँ सब कुछ पूछताछ किया और वापस आकर पुलिस को बताया कि लंबू को शाम को भी गांव में देखा गया और आप लोग कह रहे हैं कि वो गांव में है नहीं। अब भीड़ भी आ चुकी थी, बच्चों को गायब हुए कई घंटे हो चुके थे, तनाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार फिर इंस्पेक्टर साहब, बात एसपी और सीओ तक पहुंची। उन्हें लगा कि हसनगंज थाने के बाहर भीड़ है, आगे चल के कुछ और ना हो जाए गड़बड़, तो उन्होंने इंस्पेक्टर को खुद कहा कि आप फोर्स लेकर गाँव जाइए। रात करीब 1 से 1:30 के दरमियान पहली बार इंस्पेक्टर फोर्स लेकर अब रहता गांव पहुंचते, जिस गांव के पुलिस 2 चक्कर काट के आ चुकी थी, और दोनों बार ही उन्होंने उस घर के अंदर दबिश नहीं दी, न झांकने की कोशिश की। अब तीसरी बार
इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंचते हैं गांव में। किशोर उर्फ लंबू के घर की निशानदेही हो चुकी थी। वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है। जब वो अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि एक कमरे में चारपाई पर 2 लोग नशे में बुरी तरह टुन लेटे हुए हैं। पुलिस उन दोनों को दबोचती है। इसके बाद तलाशी लेती है तो उसी चारपाई के नीचे 2 बच्चे मिलते हैं। पुलिस उन दोनों बच्चों को बाहर निकालती है। पहली नजर में यह लगा कि दोनों बच्चे बेहोश हैं, सांसें चल नहीं रही थी। पुलिस बदहवास फौरन दोनों बच्चों को लेकर, और पुलिस के साथ कुछ रिश्तेदार भी थे, सबसे नज़दीकी उसी गांव के एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वो देखकर हाथ खड़े कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम उन दोनों बच्चों को बलरामपुर हॉस्पिटल ले जाती है। बलरामपुर हॉस्पिटल में जैसे ही ले जाया जाता है, डॉक्टर देखते हैं दोनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि दोनों पहले से ही मर चुके थे, दोनों मुर्दा थे। अब जैसे ही ये बात पुलिस इंस्पेक्टर और उन लोगों को पता चली, सभी के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मामला 7 साल और करीब 4.5 से 5 साल 2 मासूम बच्चों की मौत का था। और इससे पहले थाने के पीछे चारों तरफ लोग खड़े हो चुके थे। घर वाले पहले ही इल्ज़ाम लगा चुके थे कि पुलिस हमारी इतनी सब कुछ डिटेल देने के बाद भी काम नहीं कर रही है। 2 बार गांव गई, घर तक नहीं गई। अब यहाँ से पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद अब खबर तो खैर देनी ही थी परिवार को। परिवार को खबर मिली कि आयुष और मानसी की मौत हो चुकी है। पूरा मोहल्ला गम में डूब गया और साथ में गुस्से में। इसके बाद धीरे धीरे लोग हसनगंज थाने की तरफ बढ़ते चले गए। कुछ देर के बाद अलग अलग चौराहों पर भीड़ जमा हो गई। तब तक ये खबर भी फैल चुकी कि इन दोनों बच्चों की मौत का जो जिम्मेदार था वो किशोर उर्फ लंबू था, जो कि इन दोनों बच्चों का रिक्शा वाला था, जो घर से स्कूल से घर ले जाता था। माँ बाप अपने भरोसे पर उसके हवाले करते थे बच्चे को। तो जैसे ही पता चला कि इस वारदात के पीछे एक रिक्शा वाला शामिल है, भीड़ का गुस्सा अचानक बिफर पड़ा। सड़क पे अब उन्हें जहां कोई भी रिक्शा दिखता वो उसे आग लगा देते। टायरें इकट्ठा कर करके चौराहे पे रखी गई। अच्छा, एक एक रिक्शे के कई ठेकेदार जो होते हैं, एक एक उनके पास पूरा एक तरह से टाल होता है जिसमें 50-100 रिक्शे रात को आपने देखा होगा हर शहर में सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं, क्योंकि सुबह फिर आता है किराए पे रिक्शे दे देते हैं, रिक्शा वाला ले जाता है। दिन भर जो कमाता है उसका एक मुश्त उनका हिस्सा होता है या महीना होता है। तो अब रात को, क्योंकि रात हो चुकी थी, लाइन से रिक्शे खड़े हुए अलग अलग टाल में, और लोगों का गुस्सा कि एक रिक्शे वाले ने ये कुछ किया है, तो जितना भी रिक्शे थे उन सब में आग लगा दी। और जितने रिक्शे वाले उन्हें नजर आए जो सो रहे थे कुछ इधर उधर, उनको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। मतलब अजीब सी एक हालात पैदा हो गए शहर में, लखनऊ के, और ख़ासतौर पर डॉलीगंज के आसपास। अब जब ये बात पता चली तो फिर आला अफसर भी जागे। उसके बाद कहा गया कि भैया पुलिस फोर्स मंगाया जाए। फिर पीएसी पहुंची। तब तक ये खबर फैल गई कि जो उधर जो 2 लोग घर में थे उनको तो पकड़ा ही, फिर उसके बाद जो तीसरा आरोपी था उसको भी पुलिस पकड़ के और हसनगंज थाने ही ले आई। अब इनके आने के बाद भीड़ को यह पता चल गया कि आयुष और मानसी के जो कातिल है वो थाने के अंदर है। अब पूरी भीड़ इस जिद पर अड़ी थी कि उन तीनों को उनके हवाले कर दिया जाए, वही उसको सजा देंगे। अब उन तीनों को सौंपने का मतलब था उन तीनों की जान, और भीड़ वाकई जान लेने पे उतारू थी। अब पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल, आनन फानन में पीएसी बुलाई गई। हसनगंज थाने के पीछे से एक रास्ता है, उस रास्ते में पीएसी आई और उन तीनों आरोपियों को हिरासत में ले जाकर फिर किसी दूसरी जगह पर, गुमनाम जगह पर ले गई ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इस दौरान में फिर आला पुलिस अफसर पहुंचे, लोगों को समझाया, भीड़ को समझाया, जिनमें एक राजेश पांडे जी भी थे। और बड़ी मुश्किल से भीड़ जो कि सुबह तक जमी हुई थी, लेकिन फिर भी भीड़ वहां से तो हटी, लेकिन उसके बाद अब बच्चों का अंतिम संस्कार था, उसमें एक भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर एक का गुस्सा पुलिस को लेकर था। इधर इन तीनों को जब अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में, तो ये भी पता था कि इनको पेश किया जा रहा है, वकीलों तक को पता चल चुका था। वकीलों ने इन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से वकीलों से बचाया जा सका इन तीनों को। उसके बाद पुलिस वाले, एक सब इंस्पेक्टर, बाकी लोग कुछ सस्पेंड किए गए। फिर इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद पूरी कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि जब पहली बार
आयुष और मानसी का स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो उस स्कूल में एडमिशन के बाद घर से स्कूल और स्कूल से घर के लिए सवारी चाहिए थी। गोपाल अग्रवाल ने एक ठेकेदार, जो रिक्शा का ठेकेदार था, उससे बात की। उसने किशोर उर्फ लंबू से मिलवाया और कहा कि कल से आपके बच्चों को यही स्कूल ले जाएगा और यही वापस ले आएगा। फिर उन्होंने उसके घर भेजा, घर दिखा दिया, आयुष और मानसी को भी मिलवा दिया गया। उसके बाद अब ये रूटीन हो गया, किशोर आता, दोनों बच्चों को ले जाता, वक्त पे छोड़ देता, और ये सिलसिला कई महीने चलता रहा। लेकिन इस दौरान में अब किशोर को शराब पीने की लत लग गई और वो अक्सर अपने मालिक से पैसे मांगता। कई बार ये भी कह देता कि आप बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के महीने तो आप बहुत लेते हो और हमें कम देते हो, मेहनताना हमारा। तो इन सारी चीज़ों से दोनों में झगड़ा भी हुआ और आखिर में उन ठेकेदार ने एक दिन गुस्से में किशोर से कहा कि तुमको अब मैं नहीं रखूंगा और तुम कल से आयुष और मानसी को लेने नहीं जाओगे, कोई और जाएगा। और वहीं खड़ा हुआ एक दूसरा रिक्शा वाला अखलाक था, उन्होंने कहा कि कल से तुम जाओगे। और शाम को अखलाक को ले जाकर फिर गोपाल अग्रवाल से मिला भी दिया और कहा कि वो छुट्टी पे चला गया है, इसलिए अब अखलाक इन दोनों को लेकर जाएगा। और अगले दिन से अखलाक उन दोनों बच्चों को ले जाने लगा, करीब 4 महीने तक। इस बात से किशोर नाराज हो गया कि एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से मुझे हटा दिया। अब उसे लगा कि क्या करें। फिर उसने प्लानिंग की पैसे कमाने के लिए। उसका एक रिश्तेदार था, शायद बहनोई या जीजा, और एक दोस्त था। इन दोनों के साथ मिलके उसने फिर प्लानिंग ये की कि हम क्यों ना गोपाल अग्रवाल के दोनों बच्चों को किडनैप करें, उनसे करीब 50,000 रुपये रैंसम मांगे। और इससे 2 फायदा होगा, एक तो वो गायब होंगे तो उन लोगों का शक होगा ठेकेदार पर, वो ठेकेदार का नाम लेंगे, और फिर अखलाक फंसेगा तो दोनों की पुलिस पिटाई भी करेगी। ये सारी चीज़ें सोच ली। इसके बाद 14 फरवरी की सुबह, चूँकि किशोर को जानते थे दोनों बच्चे और मोहल्ले के लोग, तो अपने एक दोस्त पप्पू जिसका नाम था उसको घर भेजता है। उससे पहले वो बाकायदा घर दिखाता है, उसे बताता है कि वो वहाँ जाएगा, बच्चे सुबह स्कूल के निकलने के लिए घर से कहाँ पे खड़े होते हैं, रिक्शा कहाँ रुकती है, और वो कैसे नाम लेते हैं। कभी कभी कोई लेडी या खुद फादर भी उसके बाहर आएंगे, तो तुम्हें नाम लेना है आयुष, मानसी, और उसके बाद फिर तुम्हें ये कहना है कि आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आया हूँ, तो बैठा के ले जाना है। तो यही हुआ। ये वक्त से पहले, 7 से पहले, जो तीसरा था पप्पू दोस्त किशोर का, वो घर के बाहर खड़ा हो गया। इत्तेफाक से बच्चे भी पहले निकल आए। उसने बताया कि आज लंबू भैया नहीं आएंगे, तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ही भेजा है। बच्चों को लगा कि इसमें कोई इतनी समझ भी नहीं, वो दोनों रिक्शे पे बैठ गए और रिक्शा आगे बढ़ गया। उन्हें पता था आगे कहाँ रुकना है। इस दौरान में खुद किशोर उर्फ लंबू एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ से अखलाक इन दोनों को लेने के लिए इनके घर तक जाता। जैसे ही उसे दिखाई दिया कि अखलाक आ रहा है, उसे लगा कि अभी अखलाक पहुंच जाएगा तो उसका भेद खुल जाएगा, फिर उसी के रिक्शे में बच्चे बैठेंगे। अब उसने अखलाक को रोककर जानबूझकर उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया और इस झगड़े की वजह से करीब 10 मिनट उसने उसके ज़ाया कर दिए। इसके बाद उसे लगा कि अब वो दोनों उसके साथी रिक्शे पे निकल गए हैं बच्चों को लेकर। फिर उसने अखलाक को छोड़ दिया, अखलाक घर पहुंचा। तब तक बच्चे निकल चुके थे और उसके बाद की कहानी आपको शुरू में बताई कि उसने कहा मैं तो आया नहीं। इस दौरान में इधर दोनों बच्चे जब रिक्शे से गए तो आगे चलकर एक सुनसान जगह पर फिर खुद लंबू मिल जाता है और वो दोनों बच्चे उसको पहचानते थे, भैया बोलते थे। तो वो कहता है कि आज तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो गई है और कुछ खास वजह से, तो अब तो स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो मैं तुमको अपना गांव दिखाता हूँ, गांव घुमाता हूँ, क्योंकि छुट्टी है, फिर तुमको घर छोड़ दूंगा। दोनों खुश हो गए बच्चे। फिर उसके बाद वो उसी रिक्शे से उस दूसरे अपने डायरेक्शन में जाता है और अपने गांव पहुंच जाता है। पहले से इसने चॉकलेट बिस्किट ये सब खरीद रखा था ताकि बच्चे खुश रहें, और फिर सीधे ले जाकर अपने घर में दोनों बच्चों को ले जाता है। अब दोनों बच्चे खूब चॉकलेट खा रहे हैं, खेल रहे हैं। 7 और 4.5 साल की उम्र ही क्या होती है। लेकिन शाम जैसे जैसे हो गई, वक्त बीतता गया, 5 बजे अब दोनों बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अपने पापा के पास जाना, पापा के पास जाना। अब ये लोग कहते हैं कि अच्छा मैं अभी जाता हूँ पापा के पास, तुमको लेके चलता हूँ, बस मैं आता हूँ। फिर ये तीनों बाहर निकलते हैं, ठेके पे जाते हैं और खूब शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद ये घर लौटते हैं और अगला अब जो इनकी साजिश का जो दूसरा चरण था वो शुरू करते हैं। इनका ये इरादा था कि आयुष से, जो कि वो थोड़ा समझदार है, 7 साल का है, उसके पापा का मोबाइल नंबर लेंगे। अच्छा, इन तीनों में से एक के पास मोबाइल था और वो कहते हैं उसको फ़ोन करेंगे इसके पापा को और उससे 50,000 रुपये मांगेंगे। अब वो फ़ोन नंबर मांगते हैं आयुष से। वो 2-3 बार नंबर बताता है, लेकिन बच्चा था, एक 2 डिजिट वो गलत बता देता। वो 2-3 बार नंबर मिला चुका लेकिन नंबर नहीं मिला। इस पर ये लोग गुस्सा हो गए। गुस्सा हुए, डांटा,
बल्कि मारा कि तुम झूठ ना बोल रहे हो, गलत नंबर दे रहे हो। तो आयुष रोने लगा। आयुष को रोता देख उसकी बहन भी रोने लगी। अब बच्चे की रोने की आवाज़, शोर, चीखने की आवाज़ से वो लोग डर गए कि कहीं अड़ोस पड़ोस में आवाज़ ना चली जाए, भेद ना खुल जाए, पुलिस ना आ जाए। तो उन्होंने चुप कराने के लिए एक ने आयुष का मुंह दबाया और दूसरे ने उसकी बहन का, बट इतनी देर तक मुंह दबा दिया कि उनकी सांसें रुक गई और दोनों की जान चली गई। पर ये लोग शराब के नशे में थे, इन्हें एहसास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि दोनों बेहोश हो गए, चलो अच्छा हुआ, अब शोर नहीं करेंगे, और दोनों को चारपाई के नीचे डाल दिया। और फिर ये हुआ कि अब सुबह बात करेंगे। लेकिन इस दौरान में पुलिस 2 बार गांव आई, और इत्तेफाक से जब गांव आई थी तब ये तीनों उसी घर में थे, बच्चे उसी घर में थे। बहुत मुमकिन है कि अगर वक्त से पहले पुलिस पहुंच जाती, घर के अंदर दाखिल हो जाती, क्योंकि इसमें 2 वर्जन है। एक ये है कि पुलिस का ये कहना है कि इन दोनों बच्चों को उसने 6 से 7 के बीच में ही गला घोंट दिया था। दूसरा वर्जन ये है कि 11 बजे के बाद किया था। तो पुलिस वहां पे 2 बार गई थी, एक बार तो 11 से बहुत पहले भी गई थी। तो अगर उस घर के अंदर दाखिल होती तो क्या पता वो बच्चे जिंदा होते। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से, इस केस को हल्के में लेने की वजह से 2 मासूम की जिंदगी चली गई। खैर, ये दोनों पकड़ा गए। इसके बाद जो माँ बाप थे उनके लिए यह सदमा जिंदगी भर का सदमा बन गया। यहीं पे एक चीज़ है जो इस पुलिसिंग के दौरान राजेश पांडे जी ने भी कही, और मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। क्राइम कई तरह के होते हैं और उसे हैंडल करने का तरीका कई तरीके से होता है। बच्चों के मामले में और किडनैपिंग के मामले में, किडनैपिंग वैसे भी चाहे बच्चों का या बड़े का, बहुत ही एक रिस्की क्राइम है। किडनैप करके किडनैप होने वाले शख्स को बहुत दिन तक अपने साथ रखना मुश्किल होता है, और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है किडनैपिंग के बाद, आप मान लीजिए कि किडनैप होने वाले की जान का खतरा बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे 2 तरह के किडनैपर होते हैं, एक अनाड़ी, दूसरे पेशेवर। पेशेवर को पता है कि एक किडनैप किए हुए शख्स को या बच्चे को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, दूर रखना है, सुनसान जगहों पर रखना है। कई ऐसे केस है, मैंने आपको बताया कि दूर गाँव में एक खाली कुएं के अंदर तक रखा गया किडनैप करने के बाद। लेकिन अनाड़ियों को पता नहीं होता, और ये सब जो थे, लंबू और इसके साथी, ये सब पहली बार क्राइम कर रहे थे। बच्चों के मामले में 50% केसेस में ऐसा देखा गया, बल्कि 50 से भी ज्यादा, मेरा मानना है कि 70 से 75% कम उम्र के बच्चों की किडनैपिंग में डर कर, घबरा कर किडनैपर बच्चों की जान ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का खतरा होता है। बच्चों पे कंट्रोल नहीं होता। बच्चे चाकू, बंदूक और इससे डरते भी हैं तो शोर भी मचाते हैं, चीखते भी हैं, रोते भी हैं। तो उनको खामोश करने के लिए फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुंह दबाया और जान चली गई, मुंह पे कपड़ा बांध दिया तो सांस रुक गई, ऐसे कई केस में हुए। तो आमतौर पे बच्चों की किडनैपिंग का केस बहुत ही सेंसिटिव होता है, और उसको हैंडल करने का तरीका उतना ही बेहतर होना चाहिए। जैसे पुलिस को अगर ये पता चले कि कोई बच्चा मिसिंग है, घर में कोई रिपोर्ट लिखाने जाए, तो उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बच्चा कहीं चला गया होगा, घूम, हो सकता है कई बार ऐसा हुआ कि बच्चा कहीं अपनी मर्जी से गया और शाम को लौट आया, लेकिन ठीक है, जिंदा तो लौट आया। लेकिन अगर उसको उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया, और आप इंतजार कर रहे हैं शाम और रात होने का कि लौट आएगा, तब तक तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो इसलिए ऐसे केस जो सेंसिटिव होते हैं, इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। हालांकि अब मुझे लगता है पूरे देश भर की पुलिस को इसके बारे में बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे हम लोग जो देखते हैं, शिकायतें भी आती हैं कि कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस सीधे पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज करती है। इस मामले में भी अगर उस बच्चे के घर वालों ने जब कहा था, तो शुरुआत में हसनगंज पुलिस स्टेशन ने अगर गुमशुदगी की जगह पर जो मामला दर्ज किया था, किडनैपिंग के अगर हिसाब से मामला दर्ज करती, तो शायद पुलिस ज़्यादा एक्शन में होती और पुलिस क्या पता इन बच्चों को जिंदा बरामद कर लेती। तो ये थी कहानी, करीब 19 साल पुरानी, एक बेहद अफसोसनाक कहानी। इस दुनिया में बदला लेने की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। ऐसी ऐसी कहानियां बदला लेने की जिससे सुनकर यकीन नहीं होता है, और एक इंसान की फितरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, हमारे बीच में, जो बदले को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन बदले की आज की जो कहानी है वो एक अजीब कहानी है। ये कहानी सरहद पार से है, पाकिस्तान से है। लेकिन इस कहानी को सुनाऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे इसी पाकिस्तान की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2 दुल्हनों की दास्तान है। तो वो आपको पहले बताता हूँ। बात 2017 की है। पाकिस्तान में एक जगह है, नॉर्थ ईस्ट इलाके में पाकिस्तान के, मुजफ्फरगढ़।
वहाँ एक लड़की रहती थी 21 साल की, उसका नाम था आसिया बीबी। आसिया बीबी को शाहिद नाम के एक लड़के से मोहब्बत थी, दोनों पड़ोस में रहते थे। लेकिन आसिया के घर वाले शाहिद और आसिया के रिश्ते को मंजूरी देने से मना कर रहे थे। कई वजह होंगी। घर वालों ने आसिया की मर्जी के खिलाफ आसिया की शादी कहीं और तय कर दी। आसिया लगातार मना करती रही, कहती रही कि वो नहीं करेगी शादी, अपने पसंद से करेगी, लेकिन घर वाले बहुत सख्त थे। आसिया की एक नहीं सुनी और उसकी शादी किसी और से कर दी। आसिया ने शादी से पहले धमकी दी थी कि वो ये शादी ज़्यादा दिन निभाएगी नहीं और वो जिससे प्यार करती है यानी शाहिद से, उसी से शादी करेगी। घर वालों को लगा थोड़े दिन में ये मोहब्बत का बुखार उतर जाएगा। उन्होंने आसिया की शादी कर दी, लेकिन आसिया अपनी बात पर अडिग रही। शादी के बाद भी उसने अपने शौहर को अपनाया नहीं। इसके बाद कुछ दिन बीते और उसने शाहिद से संपर्क किया और उससे कहा कि मैं इसके साथ रह नहीं सकती, मुझे छुटकारा दिलाने का तरीका बताओ ताकि हम दोनों शादी कर सकें। तलाक वो लेना चाहती थी, तलाक ससुराल वाले उसके पति दे नहीं रहे थे, घर वाले भी तलाक के ख़िलाफ़ थे। आखिर में शाहिद ने उसको एक रास्ता सुझाया। उसने उसको जहर दिया और उस जहर को दूध में मिला कर दिया और कहा कि ये अपने शौहर को पिला देना। आसिया वो जहर से भरी दूध घर ले जाती है और अपने शौहर को देती है। शौहर दूध पीने से मना कर देता है। आसिया को लगता है कि उसका ये प्लान जो है वो नाकाम हो गया। वो दूध को वहीं रख देती है, उस गिलास को, और छोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद वो भूल जाती है। इतने में उसकी सास आती है आसिया की। दूध वाला गिलास वो अपने साथ ले जाती है किचन में। इत्तेफाक से उस दिन घर में अड़ोस पड़ोस के जो रिश्तेदार थे, उनके करीबी, वो लोग घर में आए हुए थे। कुल 27 लोग घर में मौजूद थे। आसिया बीवी की सास ने लस्सी बनाई। इत्तेफाक से उसे दूध कम पड़ा और उसने देखा कि इस गिलास में दूध है। उसने पिया नहीं है, उसके बेटे ने। उसने वो दूध भी उस लस्सी में डाल दिया। इसके बाद उसने 27 लोगों को लस्सी पिला दी। थोड़ी देर के बाद लस्सी पीते ही सारे लोग लगभग मुंह से झाग आने लगा, बेहोश होने लगे। घर पूरा घबरा गया। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, सबको अस्पताल ले जाया गया। 17 लोगों ने दम तोड़ दिया। 10 लोग अस्पताल में बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी बचाई गई। अब एक साथ एक ही घर में 17 लोगों की मौत, खबर पुलिस तक गई। पुलिस आती है, इसके बाद जांच होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसमें जहर था। और इसके बाद तफ्तीश जब होती है तो फिर पता चलता है कि आसिया का नाम आता है, क्योंकि ससुराल वालों को पहले ही शक था। इसके बाद आसिया से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। वो कबूल करती है कि उसे शाहिद ने जहर दूध में मिला कर दिया था। उसके शौहर ने पिया नहीं, उसने गिलास रख दिया, लेकिन उसकी सास ने उसी में को लस्सी में मिला दिया और इस तरह से इन लोगों की जान चली गई। पुलिस ने आसिया और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया 17 लोगों के कत्ल के जुर्म में। ये पाकिस्तान के इतिहास में किसी दुल्हन के ज़रिए कत्लेआम की शायद सबसे बड़ी घटना थी। ये 2017 की थी। अब आते हैं 2021 में। लेकिन लगभग ये कहानी भी 2017 में ही शुरू हो गई थी। अफ़गानिस्तान में हमेशा उथल पुथल रहता है, तालिबान की वजह से आजकल भी है। ये कहानी अफ़गानिस्तान से ही शुरू होती है। अफ़गानिस्तान में अफ़गान शाह ज़मीन नाम का एक नौजवान रहता था। अफ़गान के हालात ठीक नहीं थे, वो पढ़ा लिखा था, सारे काम धंधे बंद थे। तो वो एक शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान की सरहद से, जो अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, वहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और पाकिस्तान में ही वो बाज़ौर ज़िले में रहना शुरू कर देता है। पाकिस्तानी हुकूमत भी उस वक्त अफ़गानी शरणार्थी को अपने यहाँ जगह देती थी, तो उसमें कोई इशू था नहीं। अफ़गान शाह ज़मीन अब बाज़ौर में रहता है, छोटी मोटी नौकरी करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है यास्मीन नाम की एक लड़की से। थोड़े दिनों में दोनों में मोहब्बत हो जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है घर वालों की रजामंदी से। अब दोनों बेहद खुश थे। कुछ वक्त के बाद इनकी एक बेटी होती है। इस दौरान रोज़गार की तलाश में अब अफ़गान शाह बाज़ौर से निकलकर पेशावर पहुंच जाता है। पेशावर में वो अपना छोटा मोटा काम करता है। जब जब छुट्टी मिलती है वो वापस बाज़ौर अपनी बीवी और बेटी के पास आता। कुल मिलाकर इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार गुजर रही थी। अफ़गान शाह ज़मीर का एक दोस्त था, उसका नाम था गुलिस्तान। ये भी बाज़ौर का रहने वाला था और पेशावर में काम करता था। अफ़गान शाह और गुलिस्तान दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे।
अफगान शाह जो भी कमाता था उसने बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोल रखा था। शायद उसकी वजह बहुत सारी होगी, शरणार्थी था, पाकिस्तान बैंक में अकाउंट खोलना ना खोलना। तो वो जो सेविंग करता था वो सारे पैसे गुलिस्तान को दे देता था, क्योंकि गुलिस्तान पाकिस्तानी था और बाजावर में था, दोनों दोस्त थे। और वो उससे कहता था कि ये पैसे तुम जमा करो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। बेटी बड़ी होगी, स्कूल में दाखिला है, बाकी चीज़ें हैं, कल को बीमारी है, दवा है। तो धीरे धीरे अफगान शाह अपनी जमा पूंजी गुलिस्तान को देता रहा। वक्त बीतता गया। 2018 की तारीख आ गई, साल 2018 में अचानक जब अफगान शाह बाजावर पहुंचा तो उसने अपने दोस्त गुलिस्तान से कहा कि जो पैसे मैंने तुम्हारे पास रखवाए वो मुझे दे दो, कुछ ज़रूरत है, कुछ घर का काम है, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाना है। तो गुलिस्तान ने कहा कि इस वक्त तो उसके पैसे हैं नहीं, लेकिन तुम अभी बीमार हो, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें चलो दवा दे देता हूँ और तुम ठीक हो जाओगे। दोस्त था, अफगान शाह को कोई शक नहीं होता है। इसके बाद अफगान शाह को गुलिस्तान, वहाँ पे एक जगह है इनायत कली बाज़ार, वहाँ से वो 2 इंजेक्शन लाता है और कुछ दवाएं, और वहाँ से लाने के बाद बाजावर में ही एक नदी के किनारे दोनों की मुलाकात हो जाती है। गुलिस्तान उससे कहता मैं तुम्हारे लिए दवा ले आया हूँ, डॉक्टर से पूछ लिया हूँ, जो तुमने सिम्टम और बीमारी बताई थी वो डॉक्टर के पास उसको खुद नहीं ले गया, बल्कि वो उसके हालात डॉक्टर को बताए। उसने कहा डॉक्टर ने ये इंजेक्शन दिया और दवा दिया, तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे। और नदी किनारे उसने कहा कि ये काम करो, पहला इंजेक्शन तो तुम अभी ले लो। और बोला कि मुझे मालूम है इंजेक्शन कैसे देते हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आम लोग भी इंजेक्शन देना, और ये सारी जहाँ पे जंग जैसे या फिर तालिबान का भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़ोर रहा। तो अफगान शाह को लगा कि उसका दोस्त है, कोई बात नहीं। उसने एक इंजेक्शन अपने हाथ से गुलिस्तान ने अफगान शाह को लगा दिया और दवा दी। बोला कि अब जाओ घर जाकर आराम करो, रात को दवा खा लेना, अगला इंजेक्शन कल लगवा लेना, या तो मैं ही आ जाऊँगा। अफगान शाह घर पहुँच जाता है अपनी बीवी और बेटी के पास, लेकिन घर पहुँचने के अगले 1-2 घंटे के अंदर ही उसकी हालत और बिगड़ जाती है। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। यास्मीन घबराई, कुछ पड़ोसियों की मदद से अफगान शाह को, अपने शौहर को अस्पताल ले जाती है नज़दीक के। जब वो अस्पताल जाती है तो डॉक्टर उसको मुर्दा करार देते हैं। बात आई गई हो गई, सभी ने कहा कि वो बीमार था, इसी की वजह से शायद मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर सभी उसके जानने वाले आते हैं, उसमें गुलिस्तान भी था। इसके बाद उसकी तदफीन की जाती है, दफना दिया जाता है। पोस्टमार्टम नहीं होता, न डॉक्टर मौत की वजह बताता है, इसलिए कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं। लेकिन यास्मीन को अपने तरीके से अब पता करना था कि ये मामला है क्या। अच्छा, इत्तेफाक से जिस इलाके में ये लोग रहते तो उस वक्त वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं था आसपास में, और जहाँ रिपोर्ट लिखाएं, तो पुलिस के पास भी नहीं जा पाए लोग, क्योंकि अब इतनी दूर कौन जाएगा। फिर घर वालों पड़ोसियों ने कहा कि एक बीमारी से आम मौत है। लेकिन यास्मीन को ये बात हजम नहीं हुई, उसे लगा कि ये मामला गड़बड़ है और ये कत्ल है। अब यास्मीन ने एक जासूस और एक पुलिस अफसर के तौर पर खुद ही इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। वो पता लगाना चाहती थी कि उसके शौहर की मौत की असली वजह क्या है। इसके बाद उसने अपने कुछ लोगों के ज़रिए पता कराया, जो इंजेक्शन और दवाएं थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, किस डॉक्टर को दिखाया गया उससे जानकारी इकट्ठा की गई। तो बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं की। गुलिस्तान ने जैसे बताया कि वो वहाँ से इंजेक्शन लेकर आया, उस डॉक्टर ने ये कहा था, उस नाम का कोई डॉक्टर ही नहीं था, और कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला नहीं। अगर दवा और इंजेक्शन दी है तो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नुस्खा होना चाहिए, वो भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें यास्मीन को एक मकाम पर ले गई, सोच पर, कि इसके पीछे उसके पति, उसके शौहर की मौत के पीछे कहीं ना कहीं गुलिस्तान का हाथ है। और एक सॉलिड रीज़न उसके पास ये था कि अफगान शाह ने शुरू से यास्मीन को सब कुछ बता रखा था। उसने कहा था कि वो सेविंग करता है, घर में चूँकि पैसा रख नहीं सकता, इलाका ठीक नहीं है, कल को कोई चोर आ जाए, ले जाए लूट कर, तो इसीलिए मैं गुलिस्तान के पास पैसे रखवाता हूँ। और उसने बाकायदा सारा हिसाब किताब दे रखा था। इसी दौरान में जब गुलिस्तान से यास्मीन पूछती है कि अफगान शाह ने कुछ पैसे रखवाएं आपके पास, कहता है वो नहीं, मैंने सब उनको दे दिए। अब यास्मीन को उससे पहले अफगान शाह ने बताया था कि उसके पास पैसे हैं, अब वो पैसे भी बता रहा है कि सब दे चुके हैं। यहाँ से उसका शक और यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है, बल्कि यकीन हो जाता है कि उसके शौहर की मौत के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ गुलिस्तान का हाथ है,
और उसने एक जहर भरा इंजेक्शन उसके शौहर को लगाया था, जिसकी वजह से मौत हो गई। क्योंकि उसकी बीमारी कोई इतनी गंभीर और सीरियस नहीं थी कि अचानक मौत हो जाए। शायद पेट दर्द और ऐसी कुछ चीज़ें थी, और वो बहुत पुरानी भी नहीं थी, बस हाल में शुरू हुआ था। तो उसे लगा कि बिना डॉक्टर को दिखाए हुए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कंपाउंडर के खुद उसने इंजेक्शन लगा दिया एक, और दूसरा इंजेक्शन दे दिया कि ये अपने आप लगा लेना। हालांकि उस दूसरे इंजेक्शन में ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मल इंजेक्शन था, पेन किलर टाइप का। तो पुलिस स्टेशन भी नहीं था, रिपोर्ट भी नहीं लिखा, ये अपनी तरफ से तफ्तीश की, और आखिरकार यास्मीन को ये यकीन हो गया कि अफगान शाह की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि ये कत्ल था, और कत्ल उसके अपने दोस्त ने किया था। और इस कत्ल का मोटिव और मकसद ये था कि पैसे हड़पना, जो अफगान शाह ने अपने दोस्त के पास जमा कराए थे। जैसे ही ये सारी चीज़ें यास्मीन को दिमाग में एक यकीन के तौर पर सामने आया, वो बेचैन हो उठी। वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करती थी। उसे लगा कि वक्त से पहले उसके शौहर को उसके दोस्त ने छीन लिया, अब वो उससे बदला लेना चाहती है। कैसे ले? 6 महीने तक वो तमाम तरीके सोचने लगी कि गुलिस्तान से कैसे बदला लिया जाए। पहले सोचा कि उसे बर्बाद कर दे फाइनेंशियली, फिर सोचा कि उसके घर पे डाका डलवा दे, सारे पैसे हड़प ले ताकि वो सड़क पर आ जाए। लेकिन खुद ही वो आइडिया बनाती और खुद ही उस आइडिया को ड्रॉप कर देती, और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। अगले 6 महीने उसने और भी कई तरीके से सोचा, वो भी काम नहीं आया। इसी दौरान एक दिन अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने कहा कि वो गुलिस्तान से शादी करेगी। अच्छा, अब तक इसको विधवा हुए वे करीब 1.5 साल हो चुके थे यास्मीन को। यास्मीन की एक बेटी थी, लेकिन उधर दिक्कत ये थी कि गुलिस्तान भी शादीशुदा था और उसका एक बेटा था। अब ऐसे में वो दूसरी शादी कैसे करे? यास्मीन ने किसी तरह से कुछ पैगाम, मैसेज भिजवाया गुलिस्तान तक कि तुम्हारा दोस्त था अफगान शाह, और अब मैं अकेली हूँ, बेवा हूँ, ज़िंदगी पूरी सामने पड़ी है, एक बेटी है, तो अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी बेटी का भी जो मुस्तकबिल है, भविष्य है, वो महफूज रहेगा। लेकिन गुलिस्तान तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि देखो, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा नहीं, और दूसरी बात ये कि मेरी ऑलरेडी एक बेटा है और बीवी है। तो ये बात चलती रही, मैसेज भिजवाती रही यास्मीन, गुलिस्तान इनकार करता रहा। धीरे धीरे वक्त और बीतता गया। अब 2021 आ गया, लगभग 2.5 साल हो गए अफगान शाह की मौत को। यास्मीन बेचैन थी कि कैसे बदला लें, मौका मिल नहीं रहा है और शादी से भी इनकार कर रहा है। फिर यास्मीन ने एक चाल चली। उसने अफगान शाह से एक दिन मिलने का फ़ैसला किया गुलिस्तान से, और गुलिस्तान से कहा कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी कार ख़रीदो, एक अच्छा घर हो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छा हो, तुम्हारे बेटे की भी ज़िंदगी अच्छी हो, और तुम लोगों की भी मदद करते हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये पैसे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हें एक कार दूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझे एक आसरा दो और मुझसे शादी करो। गुलिस्तान लालच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि चलो इतने पैसे आ रहे हैं, गाड़ी भी मिल रही है, अब जाकर वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद करीब 6 महीने पहले यास्मीन और गुलिस्तान की शादी हो जाती है। अब लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था, पहली बीवी नाराज़ हो जाती है, इसलिए दोनों गुलिस्तान अपना घर छोड़कर एक किसी दूसरे रिश्तेदार के घर पे चला जाता है यास्मीन के साथ रहने के लिए। फिर थोड़े दिन के बाद तीसरे रिश्तेदार के साथ। अब यास्मीन को इधर मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि लगातार दूसरों के घरों में वो लोग रह रहे हैं। अब इसमें 6 महीना बीत जाता है और लगभग ये जुलाई का महीना आ जाता है। अभी लास्ट वीक जुलाई के शुरू में यास्मीन कहती है गुलिस्तान से कि कब तक हम अपने रिश्तेदारों के घरों में रहेंगे और कब तक इधर से उधर भटकेंगे, उससे अच्छा एक काम करते हैं, एक घर किराए पे ले लेते हैं और वहाँ रहते हैं, पैसे तो है ही हैं। इसके बाद वो लालच भी देती है कि मेरे पास भी पैसे हैं। फिर उसी इनायत कली बाज़ार में, जहाँ पे ये पहले रहती थी और जहाँ दम तोड़ा था उसके शौहर ने,
उसी इलाके में वो गुलिस्तान को अपने साथ ले जाती है और एक घर 3,000 रुपये पर मंथ किराए पे ले लेती है। अब गुलिस्तान और यास्मीन और उसकी बेटी ये एक घर में किराए के साथ रह रहे हैं। पहली बार यास्मीन को अब मौका मिला कि इस घर में कोई और नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, बस यही 3 लोग हैं। लेकिन पहला चरण पूरा हो चुका साजिश का। अब ये था कि मारें कैसे, क्योंकि गला दबाकर मारना अकेले बस की बात नहीं थी। वो हट्टा कट्टा था गुलिस्तान, यास्मीन नाजुक थी, उसे लगा कि वो उस पर काबू नहीं पाएगी, तो क्या करें? जहर ख़रीदेंगे तो शक हो जाएगा लोगों को या पकड़ी जाएगी। तो अब मारने के लिए हथियार क्या करें? फिर इसका भी उसने हल निकाला। एक दिन उसने कहा कि तुम दिन भर बाहर रहते हो काम के सिलसिले में, फिर अपनी बेटे और उनसे भी मिलते हो, और मैं घर में अकेली रहती हूँ, घर में पैसे भी हैं, तो यहाँ पे चोर लुटेरे भी आ सकते हैं, तो हम लोगों को अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल ज़रूर रखनी चाहिए। गुलिस्तान कहता हाँ ये बात तो सही है। इसके बाद 13,500 रुपये में गुलिस्तान एक पिस्टल ख़रीद कर लाता है। मतलब यास्मीन कत्ल का हथियार भी उसी के हाथों से ख़रीदवाती है। तो अब पिस्टल भी आ गया 13,500 रुपये में। उसने यास्मीन ने कहा दिखाओ ये कैसे चलता है। बाकायदा गुलिस्तान से ही सब कुछ पूछा। उसने कहा कभी अगर मैं घर में अकेली फंस गई, बेटी है, कोई आ गया, तो अपनी हिफाजत के लिए इसको कैसे चलाएंगे? तो गुलिस्तान ने उसे बताया कि इसमें ऐसे गोलियां भरते हैं, इसको ऐसे ट्रिगर दबाते हैं। वो सब कुछ सीख गई। पिछले हफ्ते पहली बार अब यास्मीन को एक मौका मिलता है। उसने तय कर लिया था कि आज की रात ही वो गुलिस्तान से अपना इंतकाम लेगी, अपने शौहर के मौत का बदला लेगी। वो रात को जागी रहती है, गुलिस्तान सो जाता है। रात करीब 1 बजे वो उठती है बिस्तर से, दूसरे कमरे में जाती है जहाँ एक संदूक में वो पिस्टल रखा था। वो पिस्टल निकालती है, गोली भरती है, वापस कमरे में आती है, नींद में बेसुध गुलिस्तान की तरफ देखती है और ट्रिगर दबा देती है। लेकिन गोली नहीं चलती। वो 2-3 बार लगातार बेतहाशा पागल की तरह ट्रिगर दबा रही है, गोली चल नहीं रही है। अब वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। इसके बाद वो वापस दूसरे कमरे में जाती है, फिर देखती है कि इसमें दिक्कत क्या है। फिर वो चैम्बर खोलती है, गोली चेक करती है, दोबारा गोली डालती है, फिर से वापस कमरे में आती है। अब भी गुलिस्तान सो रहा है बेसुध। इसके बाद वो बिल्कुल उसके करीब जाती है, सिरहाने जाती है और उसके सर के बिल्कुल पास पिस्टल की नाल रखकर ट्रिगर दबा देती है। इस बार गोली चल जाती है। पहली ही गोली में गुलिस्तान का काम हो चुका था। लेकिन यास्मीन नहीं रुकती। इसके बाद वो दूसरी गोली चलाती है उसके सीने पर। गुलिस्तान दम तोड़ देता है। यास्मीन उसे देखती है, उसकी नफ्स टटोलती है, दूसरे कमरे में वापस जाती है, संदूक में वापस पिस्टल रखती है, बाकी की गोलियां बाहर निकालती है और उसी बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। ये सब कुछ हुआ था रात करीब 1 से 1:30 के दरमियान। और 1 से 1:30 के दरमियान उसी बिस्तर पर बैठकर वो लगातार अब अपने उस शौहर को देख रही है जिससे सिर्फ अपने पहले शौहर के कत्ल का बदला लेने के लिए उसने शादी की थी और 3 साल इंतज़ार किया था। और इस 3 साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार उसका इंतकाम पूरा हुआ था। वो पूरी रात बिस्तर पर बैठी रही और इसके बाद सुबह जैसे ही सूरज की किरणें आई, वो दरवाज़ा खोलती और चीखती है कि मेरे शौहर को किसी चोर डाकू ने गोली मार दी। पड़ोसी उसकी आवाज़ सुनते हैं, पड़ोसी घर के अंदर आते हैं। इसके बाद देखते हैं खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है गुलिस्तान की। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। 3 साल पहले जब अफ़गान शाह की मौत हुई थी तब उस इलाके में कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, लेकिन 3 साल के अंदर वहाँ एक नया पुलिस स्टेशन खुल चुका था। खबर सुनकर पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। उस वक्त वहाँ इंस्पेक्टर थे इनायत अली, वो आते हैं, सारी तफ्तीश होती है। लेकिन उन्हें शक होता है क्योंकि अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग देर रात तक जागे हुए थे, उन्होंने किसी को आते देखा ना जाते देखा। फिर भी वो तफ्तीश जारी रखते हैं। 2-4 दिन बीत जाता है। इस दौरान में पुलिस को पुरानी कहानी भी पता चलती है कि कैसे यास्मीन की शादी हुई थी अफ़गान शाह से, कैसे उसकी मौत हुई। पड़ोसियों से ये भी पता चला कि यास्मीन हमेशा अपने पति, अपने शौहर की मौत के लिए गुलिस्तान को ही जिम्मेदार मानती थी। तो पुलिस का माथा ठनका कि जिसे वो अपने शौहर का कातिल मानती थी उससे उसने शादी क्यों की। इसके बाद धीरे धीरे छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस को तलाशी में
संदूक से वो पिस्टल मिली जिससे गोली चली थी। उस पिस्टल से चली गोली और जो खोखे बरामद हुए उसको टेस्ट के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, गोली मैच कर गया। इसका मतलब था कि गोली घर के अंदर ही चलाई और घर के अंदर से जो चलाने वाला था वो घर का ही था। अब पुलिस ने यास्मीन से सख्ती से पूछताछ की। बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यास्मीन ने एलानिया ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने ही गुलिस्तान को मारा है, क्योंकि मुझे अपने शौहर की मौत का बदला लेना था और अपने शौहर के कत्ल का बदला लेने के लिए ही मैंने गुलिस्तान से शादी की। 3 साल इसकी मौत का इंतज़ार किया। आज मेरा इंतज़ार और इंतकाम दोनों पूरा हुआ। इसके बाद यास्मीन को जेल भेज दिया गया। उस इलाके के आधे लोग यास्मीन को कातिल के तौर पर देखते हैं, बाजावर ज़िले में पाकिस्तान के। आधे लोग उसके साथ हमदर्दी रखते हैं कि इसने किस तरीके से 3 साल तक अपने दुश्मन से बदला लेने का इंतज़ार किया, उसके साथ शादी की, उसके साथ सोई, उसके साथ रही और फिर अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी कहानी सरहद पार पाकिस्तान से एक अजीब बदले की। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी एक कहानी है क्राइम्स सीरियल किलर की जिसमें पूरी फैमिली सीरियल किलर है। इनको पकड़ने के लिए बाकायदा इनाम का ऐलान किया गया, पर क्या वो इनाम किसी को मिला? क्या ये सीरियल किलर फैमिली पकड़ी गई? ये क्यों कत्ल करते थे? कितने लोगों को मारा? कैसे मारा? क्या तरीका था? और क्यों एक फैमिली ऐसे संगीन जुर्म में एक साथ शामिल हुई? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिसमें कोई एक क्रिमिनल निकलता है, एक बदमाश निकलता है, बाकी शरीफ होते हैं। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी फैमिली अगर सीरियल किलर हो तो ये बात थोड़ी सी चौंकाती है। तो पूरी कहानी में आपको ये आज सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कहानी 1870 की, 1870, मतलब करीब 30 साल उधर, करीब 150 साल होने को है। 150 साल पुरानी कहानी है। कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक जगह है कैंसस। उस वक्त वो इंडियन टेरिटरी कहती थी, आजकल जो उसको कहते हैं जो वहाँ के लोग, ओक्लाहोमा। तो कैंसस ओक्लाहोमा की कहानी। और ये कहानी इसलिए सुर्खियों में आई कि अभी कुछ साल पहले इसी कैंसस की उसी जगह की जमीन की नीलामी हो रही थी। शायद अब वहां होटल बन गया है। और जब इस जमीन की नीलामी की बात आई तो फिर वो 150 साल पुरानी कहानियां लोगों को अचानक फिर से याद आ गई। कहानी एक सीरियल किलर फैमिली की। 1870-1850 के दरमियान में दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल था। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे अलग अलग वजहों से। तो यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंच रहे थे और ये ज़्यादातर बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंचे। उन्हीं में से कहते हैं कि जर्मनी की एक फैमिली 1870 में कैंसस पहुंची। अब वहां जो लोग पहले से रह रहे थे तो उन लोगों ने हालांकि ना उनका स्वागत किया, ना ये भी है कि उनसे मुंह फेरा। उन्हें लगा एक नया पड़ोसी है, ठीक है, रहने दो। तो ये लोग बिजनेसमैन फैमिली थी, वहां पहुंची। और कहते हैं कि उस वक्त, उस जमाने में उन्होंने करीब 160 एकड़, 160 एकड़ की एक बहुत खूबसूरत सी जगह थी जिसमें उन्होंने खेती के लिए जमीन यूज किया, फल को लगाया, उसमें सेब के फल लगाए, पेड़ लगाए और एक 2 रूम का छोटा सा वो बनाया घर। इस फैमिली में कुल 4 लोग थे। इनमें सबसे जो बड़े फैमिली के मुखिया थे वो थे जॉन ब्लेंडर्स। जॉन बेंडर्स की उम्र उस वक्त करीब 60 साल थी। जॉन बेंडर के अलावा उनकी पत्नी केट बेंडर्स, उनकी उम्र 55 साल थी और उनके 2 बच्चे थे, एक जॉनी जिसकी उम्र 27 साल और एक बेटी केट बेंडर्स जिसकी उम्र 24 साल। तो ये 4 लोग आकर कैंसस में बस जाते हैं। जिस जगह पे इन्होंने ये अपना एक घर बनाया हट टाइप का, उसके रास्ते से होकर उस जमाने में ज्यादातर लोग जो ट्रैवल करते थे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और बाकी इस तरीके की चीजें, मोटर गाड़ियां और ये सब शायद नहीं थी। तो ये लोग वहां बस जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। 1870 में आते हैं। 70 के बाद 71, 72, 3 साल ये वहां पे रहते हैं। इन 3 साल में एक अजीब चीज होती है। इस कैंसस के इलाके में जहां पे 160 एकड़ के एक इलाके में ये लोग, ये 4 फैमिली रह रही थी, उस तरफ बहुत सारे लोग गायब होने शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, इस फैमिली में जो जॉन बेंडर्स थे उनको अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता था, जर्मनी से आए थे। उनकी वाइफ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन बेटी जो थी केट, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। और इन चारों के बारे में ये था कि जो बेटी थी और वाइफ थी, ये दोनों बहुत ही रिलीजियस थे, और इनके बारे में ये भी था कि ये आत्माओं से, मुर्दों से बात करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। और इनका ये था कि मुर्दों से बात करने के अलावा ये आत्माओं से बात करके बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी पहेलियों को भी सुलझा देते हैं। तो ये बात सारी पड़ोसियों तक भी फैली थी, और शाम होते ही ये लोग अपने काम पे लग जाते थे इसी तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ों में। तो इस बीच में कई लोग गायब होने शुरू हो गए। लोगों ने कई बार ढूंढा, उस इलाके में आए, पूछा, बेंडर्स फैमिली से भी पूछा। उन्होंने कहा इस तरफ से कारवां लोगों का गुजरता है, वो आए चले गए, हमें नहीं मालूम। बाकी ने भी किसी ने नहीं बताया। जहां पे बेंडर्स फैमिली का घर था ये, इसके बाद से फिर बाकी घर कम थे, फिर वो बिल्कुल सन्नाटा था। नदी थी, सड़क थे, तो आगे गुजर जाते। तो कुल मिलाकर आखिरी जो विटनेस होता वो बेंडर्स फैमिली एक तरह से होता, किसी भी कारवां के गुजरने के, मुसाफिर के गुजरने के। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि जो दो इन्होंने घर बनाए वो बड़ा अजीब सा था। उसको अगर एक बार आदमी जाए तो देखने में लगेगा कि एक रूम है, लेकिन उन्होंने एक फॉल्स बल्कि दीवार टाइप की बना रखी थी, और उसके पीछे एक दूसरा कमरा था। फिर उन्होंने क्या किया कि, और रोजी रोटी रोजगार का कोई साधन था नहीं, सब्जियां वब्जियां लगाते थे, फल उगाते थे। तो कई ऐसे मुसाफिर गुजरते, तो इन्होंने उसी जगह पे एक दो टेबल डालकर तो उनके लिए खाना, नाश्ता, ड्रिंक वो कर लिए। मतलब एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप कि लोग आए यहाँ पे, अगर उनको भूख लगी कुछ खाएं, तो इससे उनकी जिंदगी चलेगी। तो आते थे मुसाफिर, खाते थे, चले जाते थे। लेकिन इस दौरान में अचानक लोग गायब होने लगे। अब दूर दूर से लोग पूछने आने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चलता। इसी दौरान में बात अप्रैल 1873 की है। अप्रैल 1873, एक कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क नाम के शख्स, ये यूएस मिलिट्री में कर्नल थे, और उनके एक और भाई थे। ये फैमिली बहुत ही पहुंच वाली थी, जो कैंसस में सेनेटर थे। और इन दोनों का एक और भाई था, डॉक्टर विलियम यॉर्क। डॉक्टर विलियम यॉर्क कुछ दिन पहले अपने घर से निकले थे, और फिर वो घर नहीं लौटे, जबकि उनको एक हफ्ते के अंदर लौट आना था। अब जब वो नहीं लौटे तो उनके दोनों भाई परेशान हो गए। दोनों भाई ताकतवर, एक सेनेटर, एक मिलिट्री में कर्नल। तो उन्होंने कहा कि हमें इनको ढूंढना चाहिए। उन्होंने ढूंढने का फैसला किया, इधर उधर भटकते रहे। कहते हैं करीब दर्जन भर लोगों को लेकर उन्होंने उस जमाने में अपने भाई को ढूंढना शुरू किया। जहां तहां गए, नहीं मिला। रास्ते भी कई खतरनाक थे। फिर बाद में करीब 100 लोगों की टीम बनाई। उससे पहले उन्होंने पुलिस और बाकी जगह भी इन्फॉर्म किया, लेकिन भाई उनका कर्नल आर्मी से छुट्टी लेकर आया। सेनेटर भी उसकी मदद में लगे, और दोनों ने ढूंढना शुरू किया। 100 लोगों की टीम के साथ आसपास के तमाम इलाकों में भेजा। ढूंढते ढूंढते एक रोज अप्रैल 1873 में कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क, जो कि कर्नल थे, वो कैंसस के इस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बेंडर्स फैमिली रहती थी। और वो तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करते करते कर्नल आखिरकार बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद वो तस्वीर दिखाता और पूछता है कि इस तरह के हुलिया के लोग और आपने ऐसे देखे? बेंडर्स फैमिली के चारों लोग मौजूद थे। उनमें से उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, हमने इनको देखा था कुछ वक्त पहले, यहाँ शाम को आए थे, लेकिन फिर वो चले गए आगे। आस पड़ोसियों से भी पूछा, कोई पता नहीं। फिर किसी पड़ोसी ने बताया कि इस फैमिली में से जो इनकी बेंडर्स की वाइफ है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल है, और ये कहते हैं मुर्दे और ये सारे लोगों से भी बात करती है, और ये जो गायब चीजें हैं उनके बारे में भी पता कर सकती है। तो कर्नल को भरोसा नहीं हुआ, फिर भी वो मिसेस बेंडर के पास गई, और उसने मिसेस बेंडर से पूछा। तो उन्होंने कहा मैं हेल्प कर सकती हूँ आपके भाई के लिए। तो डॉक्टर विलियम यॉर्क कहाँ गायब हुए, उसने उनके सामने ही कुछ एक स्पिरिचुअल सारी जो होती है वो करनी शुरू की। लेकिन करीब आधे घंटे के बाद फिर उसने कहा कि मैं नाकाम हूं, मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। तो ये सब सुनकर वो लोग चले गए। इसके बाद फिर तलाश शुरू की। 2 दिन के बाद दोबारा कर्नल अपनी टीम के साथ उसी इलाके में फिर पहुंचते हैं, क्योंकि जितने बाकी लोगों से पूछा तो उससे ये पता चला
कि इस इलाके के आगे उनके भाई को किसी ने नहीं देखा था। कई ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने कहा हाँ, फलाने दिन हमने उनको यहाँ देखा, उसके बाद कुछ ने कहा हमने यहाँ देखा। तो पूरी पूछताछ आकर उस कैंसस में बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर ही आकर मामला रुक जाता। उसके बाद किसी ने, उसके हालांकि कई किलोमीटर आगे भी बहुत सारी बस्ती थी, लोग थे, बट उन्होंने कहा कि हमने इस इलाके में से गुजरते हुए देखा नहीं। तो कुल मिलाकर मामला आकर रुक गया बेंडर्स फैमिली का। आर्मी में चूंकि कर्नल, क्राइम और ये सारी चीजें की जानकारी, तो एक बार वो फिर टीम लेकर दूसरे दिन वहां पहुंचते हैं और जाकर बेंडर्स फैमिली से पूछताछ करते हैं। इस दौरान में पड़ोसियों ने बेंडर्स फैमिली के बारे में बताया कि ये लोग आए थे, अभी हाल ही में आए, और अजीब व्यवहार है इनका। शाम होते ही उनकी पत्नी और बेटी अजीब अजीब हरकतें करती है और ये लोग कम बोलते हैं। फादर तो चूंकि ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि उसकी अंग्रेजी ही नहीं आती, टूटी फूटी। बेटा भी कम बोलता है, माँ और बेटी दोनों बोल लेती हैं। तो फिर पूछा, तो इस बार जब पूछताछ हुई तो कर्नल ने नोटिस किया कि फादर से तो बहुत कम टूटी फूटी जुबान में उसने बताया। वाइफ के बयान अलग हैं और बेटी के बयान अलग हैं। वो कह रही कि शाम को यहाँ आए, दूसरे ने कहा कि नहीं वो सुबह गए, यहीं पे रुके थे। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसको कर्नल को डाउट हुआ। तो कर्नल के लोगों ने कहा कि इन चारों को उठा के ले चलते हैं, इनको इंट्रोगेट करते हैं तो सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन कर्नल को यह था कि मैं आर्मी में हूं और इस तरीके से बिना सबूत के अपने कानून को हाथ में नहीं ले सकता हूं। कुछ और सबूत इकट्ठा करते हैं इस फैमिली के खिलाफ कि इनको कुछ जानकारी ये छुपा रहे हैं, तो फिर इनको हम लोग इंट्रोगेट करेंगे। तो और सबूत जुटाने की कोशिश में कर्नल अपनी टीम को लेकर वहां से चले गए कि पहले और सबूत जुटाते हैं फिर इनके पास आएंगे। वो सबूत जुटाते रहे। एक हफ्ते के बाद कर्नल उस इलाके में अपनी टीम को लेकर फिर से पहुंचते। लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती में, उस इलाके में दाखिल होते हैं, क्योंकि कई बार पड़ोसियों से भी पूछताछ कर चुके थे अपने भाई के बारे में, तो एक पड़ोसी बताता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा आजकल बेंडर फैमिली के घर से कोई हलचल दिखाई नहीं देती और पिछले 2-3 दिन हो गए, ना कोई घर के बाहर आता है, ना कोई घर के अंदर जा रहा है, सन्नाटा है। कुछ जानवर उनके पालतू थे वो वहीं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर कर्नल को थोड़ा मतलब लगा कि ये क्या मामला, अचानक कहीं गायब तो नहीं हो गया, भाग तो नहीं गया। इसके बाद कर्नल और उनकी पूरी टीम उस घर में दाखिल होने का फैसला करती है, कुछ पड़ोसियों को लेती हैं और उसके बाद अब बेंडर्स फैमिली के घर में पहली बार कर्नल की टीम एंट्री करती है। अंदर दाखिल होती है, दरवाजा खोलती है तो कमरे में घुसती अजीब सी बदबू आती है। बड़े ध्यान से वो देखते हैं तो फर्श पे और दीवार पे कई जगह पे मिट्टी, और मिट्टी भी कुछ कुछ गीला। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो असल में वो खून के धब्बे थे। अब उस कमरे में टेबल और बाकी चीजें और कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान में उन खून के धब्बे की तलाश करते करते एक जगह पे उनको अचानक लगा कि यहाँ पे ये फॉल्स दीवार है, ये दीवार जानबूझ के बनाई गई है। फिर उसको टटोला गया तो असल में एक दरवाजा था जो दूर से लगता था कि दीवार है और उसके पीछे कुछ है ही नहीं। और उस दरवाजे को जब खोला गया तो पता चला इसके पीछे एक और कमरा है। वो उस कमरे में दाखिल हुए, उस कमरे में भी अजीब सी स्मेल, बदबू और वहां खून के छींटे, लेकिन और कुछ मिला नहीं। अब खून के छींटे कैसे, क्यों इस घर में, और बेंडर्स फैमिली कहाँ गायब हो गया, ये सारी चीजें अभी समझ में नहीं आ रही थी। फिर कर्नल की टीम ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीम पहुंची। अब उस दूसरे कमरे के पीछे पूरा गार्डन था जिसमें सब्जियां और फल ये सारे उगाए गए थे। 160 एकड़ का पूरा इलाका था बेंडर्स फैमिली के पास। पीछे जाते हैं तो सेब के सारे पेड़ थे। दरवाजे के ठीक बाहर निकलते ही पहली जगह पे जो सेब का पेड़ उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि यहाँ पे मिट्टी कुछ उखड़ी हुई है और ये ऐसे कहीं पे गड्ढा खोदा गया, ताज़ा दिख रहा है। उन्होंने उस जगह की खुदाई की। जब खुदाई की तो उसके अंदर से एक लाश मिली। सर पे गहरा चोट, लेकिन सर धड़ से अलग, गड्ढे के अंदर दफना दिया गया था। कपड़ों से और बाकी चीजों से पता चला कि डॉक्टर विलियम यॉर्क की लाश है। अब कर्नल और उनके भाई सदमे में, उनके भाई की लाश पड़ी थी और बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया था। इसके बाद अब उन्हें डाउट हुआ, फिर उन्होंने देखा तमाम सेब के पेड़ जो थे वो उसी तरीके से, कुछ ताज़े कुछ अजीब। तो उन्होंने सबकी खुदाई करने का फैसला किया। अब तमाम लोग भी, भीड़ भी आ गई। उसके बाद जैसे जैसे सेब के पेड़ की खुदाई करनी शुरू की गई
टोटल 10 लाशें और मिली। 11 लाश पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे दफन थी। उनमें से एक लाश ही सिर्फ ऐसी थी जिसका गला जो है सर धड़ से अलग नहीं था। बाकी 10 लाशें उनका सर और धड़ अलग था और उसको दफना दिया गया था। वो इकलौती लाश जिसका सर अलग नहीं किया गया था, वो एक बच्ची की लाश थी, करीब 7 साल की। और उसको देखकर फिर बाद में पता चला कि उस बच्ची की लाश के साथ एक और लाश भी दफन थी उसी में। शायद उसे जिंदा दफनाया गया था। अब ये सारी लाशें निकली, हंगामा मच गया। अब इस दौरान में बेंडर्स फैमिली की खोज शुरू हुई। बेंडर्स फैमिली का कोई सुराग नहीं। अब कैंसस पुलिस और बाकी लोगों ने सब वहां पे जो पता चला, फिर अलग अलग बड़े शहरों से, न्यूयॉर्क तक से मीडिया की टीम पहुंची उस वक्त, और उन्होंने इन खबरों को उठाया। और जिस तरीके से, तो ये सारी चीजें अब मीडिया में आने लगी, लेकिन बेंडर्स फैमिली का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शुरू में $20,000 का इनाम रखा गया उन चारों के ऊपर। फिर इस इनाम को बढ़ाकर 40,000 किया गया, फिर इसको बढ़ाकर 60,000 किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में तमाम टीमें लगी, तमाम डिटेक्टिव लगे, खुद कर्नल और उनके भाई भी अपनी तरफ से कोशिश में लगे रहे कि इनको ढूंढा जाए। कई जगहों पे सबूत भी मिला कि हाँ ये 4 फैमिली यहाँ से गुजरी, लेकिन उसके बाद आगे जाकर कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये लोग थे कौन। तो फिर कहानी सामने ये आई कि जॉन बेंडर्स जर्मनी का रहने वाला था। इसकी शादी जर्मनी में हुई थी। शादी के बाद बाकी जैसे बिजनेसमैन थे वो अलग अलग देशों का रुख कर रहे थे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो ये भी वहां से निकला और फिर ये अमेरिका पहुंच गया और कैंसस में आकर रुका। यहाँ इसने 160 एकड़ की जमीन खरीदी, एक छोटा सा वो बनाया, लेकिन आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। इसकी जो वाइफ थी केट बेंडर्स, इसके बारे में है कि शादी से पहले उसकी कई शादियां हुई थी और उसके तमाम पति की मौत हो गई। और कमाल की बात यह थी कि उसके जितने पति की मौत हुई उन सबके सर पे चोट के निशान थे। तो बाद में यह भी हुआ कि हर पति को उसने खुद मारा था अपने हाथों से। वो थोड़ी सी जो आत्मा, प्रेतात्मा और इन सारी चीजों इस पे बिलीव करती थी, और शाम 6 बजे डेली वो एक तरह से अपने उसमें चली जाती थी, जो उसका काम होता था प्रेयर करना और बाकी चीजें। और फिर उसका दावा था कि वो मुर्दों से बात करती है। तो उसके बारे में था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और वही सारी चीजें फिर उसकी बेटी में आई। तो पूरी कहानी आई कि कैंसस में जब ये पहुंची फैमिली, तो अब इन्हें लगा कि हम कैसे और जिए, कमाई का कोई जरिया नहीं। तो इस दौरान में पहली बार एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। तो मुसाफिर थका हुआ था, शाम का वक्त था, उसने देखा कि ये लोग यहाँ पर हैं। दूर दूर में घर हुआ करता था। तो मिसेस बेंडर्स ने देखा, उसने पूछा, उसने कहा आइए आप। तो उन्होंने कुछ उसको सर्व किया, स्नैक्स ड्रिंक्स दिया, उसने पैसे दिए। वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और उसके पास अच्छे खासे सामान भी थे। मिसेस बेंडर्स और उनकी बेटी उस मुसाफिर का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए वो उनको सारी बातें बता रही और पूरी लगन और मगन से वो उनको सुन रहा है। तभी पीछे से जॉन बेंडर्स आते हैं, घर के मुखिया, और एक हथौड़ा था उनके पास। वो हथौड़े से 3 वार करते हैं उसके सर पर, उस मुसाफिर के। मुसाफिर मर जाता है। इसके बाद बेटा आता है, बेटा गला काटता है। फिर बीवी, बेटी और पति और ये सारे मिलकर उसकी लाश को घर के पीछे ले जाकर जमीन में गड्ढा खोद के दफना देते हैं और उसके जितने सामान वामान थे वो सब लूट लेते हैं। इस पहले कत्ल के बाद उन्हें लगा कि इससे काफी पैसे कमाए जा सकते हैं और आसपास में सन्नाटा था, ये इनके लिए आइडियल माहौल था। तो ये पहला कत्ल था। इसके बाद इसी तरीके से जितने मुसाफिर आए उसमें सभी का काम बटा हुआ था। माँ मुसाफिर को रिझाती, अंदर बुलाती और उससे वो सारे कि कैसे मुर्दों से भी बात की जा सकती है और बहुत ही अच्छे से उसको सब कुछ बताती। बेटी इंग्लिश फराटेदार बोलती थी और वो अपने उसमें एक तरह से एकदम काबू में कर लेती। उस जो फॉल्स दीवार थी, उसे लगता है कि इस कमरे में कोई और नहीं है, और वो अचानक दरवाजा खुलता और पीछे से बाप आता और वो हैमर से, हथौड़े से मारता। उसके बाद बेटा गला काटता, फिर चारों मिलकर लाश को दफना देते और इस तरीके से सेब के पेड़ की तादाद बढ़ती गई
और उनके पास काफ़ी पैसे आते गए, क्योंकि वहाँ से जो गुजरने वाले थे ज़्यादातर व्यापारी टाइप के लोग थे, तो अच्छा खासा पैसा होता है। तो ये सिलसिला इनका चलता रहा। कहते हैं कि 21 कत्ल इन्होंने किया था। हालांकि उस बाग के पीछे से जो मिली वो 11 लाशें मिली थी, लेकिन ये 21 इसलिए कि उससे थोड़े आगे जाकर इस घर के और इनके पीछे ही एकड़ के पीछे एक नदी है। तो एक बार एक मुसाफिर ने, जब ये विलियम यॉर्क को ढूंढा जा रहा था और जब बेंडर्स फैमिली भाग गई, तो फिर उस नदी में भी कुछ लाशें मिली थी। तो ये और उस तरीके से ही सर कटे हुए और बाकी चीजें, तो उससे जोड़ा गया कि ये भी बेंडर्स फैमिली का काम है। तो इस तरीके से ये खुलासा हुआ। अब आखिर बेंडर्स फैमिली गई कहां? तो जब विलियम यॉर्क को ढूंढने कर्नल उनके भाई पहुंचे, तब उनको लगा कि शायद अब हम पकड़ में आ जाएंगे, और उन्हें यह डर था कि अगर एक बार यहां तलाशी ली गई तो घर के अंदर की कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, और अगर गार्डन की तलाशी ली गई तो पेड़ के नीचे जो दबी हुई लाशें हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस 21 कत्ल की बातें उस वक्त जब फैली और फिर मीडिया में भी आई, तो लोग इतने गुस्से में थे कि बेंडर्स फैमिली के पड़ोस में कई लोग रहते थे। एक ऐसा पड़ोसी था जिस बेचारे ने सिर्फ ये कह दिया कि मैं इनको अच्छे से जानता था और मेरी इनसे बातचीत भी होती थी। तो लोगों को लगा कि ये उसका साथी है। उसे भीड़ ने फांसी पे लटका दिया। बड़ी मुश्किल से बाकी पड़ोसियों को बचाया गया। अब बेंडर्स फैमिली का रहस्य बरकरार रहा कि वो है कहां, तो उसको लेके पुख्ता जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। हालांकि अब तो 150 साल है, वो अगर अपनी नेचुरल मौत भी मरे होंगे तब इस दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन कहानी दो तीन है। एक कि वो लोग वहां से वापस शायद जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी में ही रहने लगे। दूसरा, जर्मनी के अलावा एक मैक्सिको, कि वो उनके बारे में कुछ सबूत मिला कि मैक्सिको में भी जाकर छुप गए। तीसरा ये था कि शायद भीड़ ने ही अपने हाथों से उनके किए कि उन्हें सजा दे दी और उनकी लाश तक नहीं मिली। और इसको लेके बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बेंडर्स फैमिली अमेरिका की हिस्ट्री की पहली ऐसी फैमिली थी जो सीरियल किलर थी। मतलब एक फैमिली 4 लोग और चारों मिलकर कत्ल किया करते थे, और 21 कत्ल का इल्जाम इनके सर के ऊपर 11 लाशें घर के नीचे बरामद हुई। लेकिन ये चारों सीरियल किलर कभी रिकॉर्ड पर कानून के शिकंजे में नहीं आए, तो वो हमेशा लापता रहे। बल्कि उनकी मौत 150 साल के बाद भी ये पुख्ता तौर पर कोई दावा नहीं कर सकता कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, जिंदा उस वक्त रहे थे या मार दिए गए, किसी और देश में बस गए, किसी और हुलिया और नाम के साथ बस गए। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं मालूम। लेकिन ये अमेरिका की आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री की ये पहली सीरियल किलिंग फैमिली है, और इसको ब्लडी बेंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी कहानी।